अध्याय 171। युवा स्वामी लू, आपने मुझे जो सामग्री लाने के लिए कहा था वह सब एकत्र कर ली गई है। प्रशिक्षण समारोह समाप्त होने के 3 दिन बाद वेई शिंगे मुस्कुराते हुए लू किंग के घर के आंगन में आया। आखिरकार सब मिल गया। लू किंग भी उतनी ही हैरान थी। सामग्री कहाँ है? मैंने उन्हें पहले ही यहाँ मंगवा लिया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सामग्री तैयार करनी है। लॉर्ड वेई, महल में एक दवाखाना तो होगा ही, है ना? मैं उसे उधार लेना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्या मैं सामग्री को दवाखाने में भेज दूं? बस इतना ही काफी है, धन्यवाद। वेई शिंगे के जाने के बाद बूढ़े डॉक्टर चेन ने पूछा, आह किंग, आपने लॉर्ड वेई को कौन कौन सी सामग्री लाने के लिए कहा था? जादुई औषधियां बनाने से संबंधित कुछ सामग्रियां, लू किंग ने उत्तर दिया। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। उन्हें पता था कि लू किंग को एक रहस्यमय विरासत मिली है और उन्हें कभी कभी उसके द्वारा कुछ अजीबोगरीब बातें करने की आदत थी। गुरुजी, औषधि तैयार करने के बाद मुझे लोहे की कार्यशाला में जाना होगा, इसलिए मुझे लौटने में देर हो सकती है, लू किंग ने कहा। ठीक है, बाहर जाते समय सावधान रहना और सुरक्षित रहना, बूढ़े डॉक्टर ने चेतावनी दी। पिछले 2 दिनों से बूढ़ा डॉक्टर और वेई शानहाई जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बाहर गए थे और लौटने पर ही उन्हें पता चला कि हवेली में हत्या का प्रयास हुआ था। वेई शानहाई बेहद गुस्से में था और स्पष्टीकरण मांगने के लिए लगभग 7 किल टावर का सामना करने ही वाला था। हत्या के आदेश के संबंध में वस्त्रधारी युवक के शब्दों पर हो रही चर्चाओं को सुनकर बूढ़ा डॉक्टर भी लू किंग की स्थिति को लेकर चिंतित हो गया। हालांकि वह जानता था कि दम घुटने के डर से खाना बंद नहीं करना चाहिए। वे संभावित हत्या के डर से वेई हवेली में बंद नहीं रह सकते थे। इसके अलावा बूढ़ा डॉक्टर लू किंग के स्वभाव को जानता था। चूंकि उसे बाहर जाना सुरक्षित लगा, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं समझ गया, स्वामी जी। वापस आने पर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। लू किंग ने अपना सामान समेटा और वेई हवेली में स्थित दवाखाने की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचने पर उसने वेई शिंगे द्वारा भेजी गई सामग्री देखी, उसकी जांच की और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये सामग्रियां लगभग वैसी ही थीं जैसी उसे चाहिए थीं। मामूली मोटी कमियां औषधि बनाने में कोई बाधा नहीं डालेंगी। इसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने वेई शिंगे को सामग्रियों की एक विस्तृत सूची दी थी, जिसमें न केवल सामग्रियों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी शामिल थीं। अन्यथा केवल नाम होने से इतनी आसानी से सब कुछ इकट्ठा करना संभव नहीं होता। आखिरकार लू किंग की विरासत में मिली कई सामग्रियों पर अभी भी हजारों साल पुराने नाम अंकित थे। कौन जानता था कि इतने लंबे समय में नाम बदल गए होंगे? लेकिन नाम भले ही बदल जाएं, सामग्रियों की विशेषताएं नहीं बदलेगी। इसलिए लू किंग आसानी से सामग्री एकत्र करने में सक्षम थी। हे भगवान वेई, मैं इन सामग्रियों से एक विशेष औषधि तैयार करने जा रही हूँ। कृपया सुनिश्चित करें कि कोई मुझे परेशान न करे, लू किंग ने कहा। निश्चिंत रहें, युवा स्वामी लू। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई आपको परेशान न करे, वेई शिंगे ने गंभीरता से कहा। चूंकि लू किंग ने वेई जियान की जान फिर से बचाई थी और वस्त्रधारी युवक और तियानगू के बीच हुई बातचीत को सुनने के बाद वेई शिंगे का लू किंग के प्रति सम्मान काफी बढ़ गया था। धन्यवाद, लॉर्ड वेई। लू किंग दवाइयों के कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा बंद किया और औषधि तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने लगी। आधे घंटे बाद लू किंग ने अपने सामने से निकलती हुई तीव्र लाल रंग की औषधि को देखा और थोड़ी संतुष्टि दिखाई। हालांकि उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कई बार अपने मन में ज्वलनशील तरल पदार्थ तैयार करने का अनुकरण और अभ्यास किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने वास्तव में ऐसा किया था। अप्रत्याशित रूप से वह पहले ही प्रयास में सफल हो गया, जो एक सुखद आश्चर्य था। असल में उन्होंने वेई शिंगे से अभ्यास के लिए और अधिक सामग्री तैयार करने को कहा था। हालांकि शेष सामग्री को बर्बाद न करने की इच्छा से लू किंग ने तैयारी जारी रखी। आधे घंटे बाद लू किंग ने दवाइयों के कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। युवा स्वामी लू, कैसा रहा? वेई शिंगे तुरंत पास आया। दवा सफलतापूर्वक तैयार हो गई है। लॉर्ड वेई, मुझे अब हार्टफोर्ज वर्कशॉप जाना है। मैं दोपहर के भोजन तक वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे अपना हिस्सा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या यंग मास्टर लू आपके हथियार को गढ़ने के लिए हार्टफोर्ज वर्कशॉप जा रहे हैं? वेई शिंगे को मुख्य प्रबंधक द्वारा कही गई बात याद आ गई और वह पूछे बिना नहीं रह सका। जी हाँ, मैंने अगले कुछ दिनों के लिए हार्टफोर्ज वर्कशॉप में मास्टर लिन से उनकी भट्टी का उपयोग करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। वेई शिंगे एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, युवा स्वामी लू, क्या मैं आपके साथ अवलोकन करने चल सकता हूँ? बिल्कुल, लॉर्ड वेई, क्या आप भी जाली काम में रुचि रखते हैं? लू किंग थोड़ा हैरान था। सच कहूं तो मैंने मुख्य प्रबंधक को ये कहते सुना है कि आप लोहार के काम में बहुत कुशल हैं और आपका व्यवहार किसी उस्ताद जैसा है। मुझे कभी किसी उस्ताद को लोहार का काम करते देखने का मौका नहीं मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है, वेई शिंगे ने स्पष्ट रूप से कहा। मुख्य प्रबंधक ने मेरी बहुत प्रशंसा की। मुझे केवल जाली धातु बनाने का थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं उस्ताद की उपाधि के योग्य नहीं हूँ। फिर भी यदि लॉर्ड वेई रुचि रखते हैं तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, लू किंग ने उत्तर दिया। लू किंग की अनुमति से वेई शिंगे काफी उत्साहित हो गया और उसने तुरंत व्यवस्थाएं कर लीं।
लू किंग भी बांस के बगीचे के आंगन में वापस गया और एक लकड़ी का बक्सा ले आया। फिर उसने अपने स्थानिक ऊर्जा थैले से स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे का सबसे छोटा टुकड़ा निकाला और उसे उस बक्से के अंदर रख दिया। इसके बाद वह लकड़ी का बक्सा लेकर आंगन से बाहर निकला और वेई शिंगे के साथ हार्टफोर्ज वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। युवा स्वामी लू, आप पहुंच गए हैं। हार्टफोर्ज वर्कशॉप में मास्टर लिन और उनके शिष्य पहले से ही सम्मानपूर्वक लू किंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। पता चला कि जब लू किंग कुछ लेने वापस गई थी तब वेई शिंगे ने किसी को आगे भेजकर हार्टफोर्ज वर्कशॉप को सूचित कर दिया था। ये जानकर कि लू किंग आखिरकार अपना हथियार बनाने आ रहा है, मास्टर लिन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत पूरी कार्यशाला को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और अपने प्रशिक्षुओं को लू किंग के आने की प्रतीक्षा करने के लिए सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर लिन, मुझे इस बार फिर से आपकी भट्टी उधार लेने के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा। लू किंग ने विनम्रता से कहा, कोई परेशानी नहीं, मास्टर लिन ने तुरंत जवाब दिया। युवा मास्टर लू, हमारे कार्यशाला के लिए आपका होना सम्मान की बात है। मास्टर लिन को अब लू किंग के प्रति अपार सम्मान था। कुछ दिन पहले लू किंग द्वारा गढ़ी गई 1000 गुना तलवार की आकृति को चमकाने में मदद करते समय वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए थे। उस तलवार के भ्रूण को लू किंग ने पूर्णता के साथ गढ़ा था। वह त्रुटिहीन और एक भी अशुद्धि से रहित था, वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति थी। ये देखकर मास्टर लिन बेहद प्रभावित और मोहित हो गए। इसलिए भले ही इस बार वेई शिंगे उनके साथ थे, लेकिन मास्टर लिन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मास्टर लिन की राय में लू किंग के मास्टर स्तर तक पहुंचने वाले लोहार के कौशल को इस तरह के ध्यान का पूरा हकदार माना जा सकता है। समूह हार्टफोर्ज वर्कशॉप में दाखिल हुआ। युवा स्वामी लू, क्या आप भट्टी संख्या 1 का फिर से उपयोग करेंगे? स्वामी लिन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैंने इसे पहले एक बार इस्तेमाल किया था और मुझे इसकी आदत हो गई थी, इसलिए मैं इसे फिर से इस्तेमाल करूंगी। लू किंग ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए भट्टी जला देता हूँ। मास्टर लिन उत्सुकता से धौंकनी के पास गए, उसे जोर से खींचा और लपटें दहाड़ उठीं। गर्मी की लहरें उठने लगीं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। युवा स्वामी लू, कृपया। मास्टर लिन का सम्मानजनक व्यवहार एक विनम्र शिष्य के समान था। धन्यवाद। लू किंग ने मना नहीं किया। वह समझ गया था कि मास्टर लिन का इरादा उनकी धलाई की तकनीकों को करीब से देखना था। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अगर मास्टर लिन को कुछ जानकारी मिल जाए तो यह उनका सौभाग्य होगा। लू किंग ने लकड़ी का बक्सा नीचे रखा, उसे खोला और उसमें से स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा निकाला। जब मास्टर लिन ने उल्कापिंड का लोहा देखा तो वे पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अध्याय 172। लू शियालांगजुन, क्या ये पौराणिक स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा हो सकता है? लू किंग द्वारा निकाली गई वस्तु को देखकर मास्टर लिन ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। हाँ, ये स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे का एक टुकड़ा है जो मुझे संयोग से प्राप्त हुआ है। मेरे हथियार को गढ़ने के लिए एकदम सही है, लू किंग ने पुष्टि की। स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा। लू किंग की पुष्टि सुनकर मास्टर लिन इतने चौंक गए कि वे लगभग उछल पड़े। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा था, जो एक पौराणिक गढ़ाई सामग्री है। एक छोटा सा टुकड़ा साधारण लोहे को दिव्य हथियार में बदल सकता था, फिर भी लू किंग के पास इतना बड़ा टुकड़ा था। मास्टर लिन को अंततः समझ में आ गया कि लू किंग ने 1000 गुना तलवार के भ्रूण को भी क्यों नजरअंदाज कर दिया था और उसे इतनी लापरवाही से क्यों दे दिया था। पता चला कि उसके पास ऐसी दिव्य धातु गढ़ने की सामग्री मौजूद थी। उनके बगल में खड़े वेई शिंगे भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। उसने स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे के बारे में सुना था, जो दिव्य हथियार बनाने के लिए सर्वोत्तम सामग्रियों में से एक है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लू किंग के पास ये होगा। लू शियालांगजुन, हालांकि स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा एक दिव्य गढ़ाई सामग्री है, लेकिन यह उच्च तापमान के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। मुझे डर है कि मेरी भट्टी इसे पिघला नहीं पाएगी। मास्टर लिन ने थोड़ा शांत होने के बाद कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आकाश से गिरने वाला उल्कापिंड लोहा आकाशीय हवाओं और गरजते बादलों जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पहले ही प्रशिक्षित हो चुका था, जिससे यह उच्च तापमान के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी बन गया था। हार्टफोर्ज वर्कशॉप की भट्टी में इस तरह की दिव्य सामग्री को संसाधित करने की क्षमता होने की संभावना नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। गुरुजी, बस मेरे लिए तापमान नियंत्रित कर दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, लू किंग ने कहा और स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे को भट्टी में रख दिया। ये देखकर मास्टर लिन के पास लू किंग के निर्देशों का पालन करने और धौंकनी चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे जैसे धौंकनी चलती रही, भट्टी में लपटें तेज होती गईं, लेकिन स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे का टुकड़ा अपरिवर्तित रहा। उस पर लाल रंग का एक भी निशान नहीं था। जैसा कि उम्मीद की, हार्टफोर्ज वर्कशॉप की भट्टी इस दिव्य लोहे को संभाल नहीं पाई। हालांकि लू किंग शांत रहा। उसने लकड़ी के बक्से से हथेली के आकार की चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और भट्टी में लाल रंग के औषधीय तरल की एक बूंद डाली। जैसे ही तरल भट्टी में प्रवेश किया, पहले से ही तेज लपटें और भी ऊंची हो गईं और उनका रंग लाल से नीला हो गया। तीव्र गर्मी के कारण मास्टर लिन, जो जीवन भर लोहार का काम करते रहे, भी असहनीय गर्मी महसूस कर रहे थे। लेकिन मास्टर लिन ने गर्मी को नजरअंदाज करते हुए नीली लपटों को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। शुद्ध नीली ज्वालाएं, ये कैसे संभव है? वह अपनी भट्टी की क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। वह ऐसी शुद्ध नीली लपटें उत्पन्न नहीं कर सकती थी जो लोहारों के बीच प्रसिद्ध थीं। ये औषधीय तरल पदार्थ है। मास्टर लिन को जल्द ही एहसास हो गया कि लू किंग द्वारा भट्टी में मिलाए गए तरल पदार्थ के कारण ही ये परिवर्तन हुआ था। उसने लू किंग के हाथ में मौजूद चीनी मिट्टी की बोतल को अत्यंत जिज्ञासा से देखा।
किस प्रकार का अनमोल तरल पदार्थ ऐसी पौराणिक ज्वालाएं उत्पन्न कर सकता है? गुरुजी, जारी रखिए। लू किंग की आवाज ने उन्हें उनके विचारों से बाहर निकाल दिया। मास्टर लिन ने तुरंत अपना ध्यान वापस केंद्रित किया और धुआंकनी को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। लू किंग भट्टी पर कड़ी नजर रखता था। जब भी लपटें लाल होने के संकेत दिखाती, वह उन्हें नीला बनाए रखने के लिए उसमें तरल की एक और बूंद डाल देता था। नीली लपटों के लगातार जलने के साथ 10 सांसों के बाद स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा अंततः बदलने लगा, धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित होने लगा। ये देखकर लू किंग के होठों पर मुस्कान आ गई। ली हुआओ संप्रदाय द्वारा विकसित ज्वालाशील तरल पदार्थ लपटों को बढ़ा सकता है और उनके तापमान में काफी वृद्धि कर सकता है। इसका उद्देश्य उन संप्रदाय के शिष्यों की मदद करना था जिन्होंने सच्ची अग्नि का अभ्यास नहीं किया था, ताकि वे दिव्य हथियार बनाने के लिए उच्च स्तर की ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकें। अमर साधना के युग में यह कोई उल्लेखनीय तकनीक नहीं थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। लेकिन अब अमरता के मार्ग के पतन और सच्ची अग्नि से संपन्न साधकों के लुप्त होने के साथ ज्वालाशील तरल का मूल्य काफी बढ़ गया है। यही एकमात्र तरीका था जिससे लू किंग स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे को पिघला सकता था। भट्टी में रखा लोहा धीरे धीरे लाल होने लगा और कुछ ही देर में पूरी तरह लाल हो गया। लू किंग ने जरा भी देर नहीं की। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला, लोहे के निहाई पर रखा और हाथ में भारी हथौड़ा लेकर पहाड़ जैसी ताकत से उसे नीचे गिरा दिया। टकराना। लू किंग की अपार शक्ति के कारण चिंगारियां उड़ी और एक जोरदार आवाज मीलों तक गूंजी, जिससे हार्टफोर्ज वर्कशॉप का पूरा पिछवाड़ा हिल गया। मास्टर लिन और उनके शिष्य चौंक गए। लू किंग की हथौड़े मारने की कला उस समय से भी कहीं अधिक उग्र थी जब उसने 1000 गुना तलवार के भ्रूण को गढ़ा था। यदि निहाई इतनी मजबूत न होती तो लू किंग के प्रहार से वह नष्ट हो सकती थी। हालांकि यह स्वर्ग के उल्कापिंड से प्राप्त लोहे का बना था, लेकिन इतनी तीव्र हथौड़ेबाजी के कारण इसमें विकृति आने लगी। ये देखकर मास्टर लिन की पलकें फड़कने लगीं। एक और जोरदार प्रहार। किसने सोचा होगा कि लू शियालांगजुन स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे को इतनी सटीकता और ताकत के साथ कर सकता है? टकराना। एक के बाद एक हथौड़े की लगातार चोट बिना रुके लगती रही। बैंग बैंग बैंग। जैसे जैसे लू किंग हथौड़ा मारता रहा, तेज आवाजें लगातार गूंजती रहीं। इस तरह के हंगामे से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले और घबराहट और भय के भाव से हार्टफोर्ज वर्कशॉप की ओर देखने लगे। क्या ये बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज थी, या हार्टफोर्ज वर्कशॉप ऐसा भयानक शोर मचाने के लिए क्या कर रही थी? दुर्भाग्यवश किसी के पास इसका जवाब नहीं था। लू किंग को लोहार के काम पर ध्यान केंद्रित करने देने के लिए मास्टर लिन ने कार्यशाला को बंद कर दिया था और बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए प्रशिक्षुओं को उसकी रखवाली के लिए तैनात कर दिया था। जब तक कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुसता, तब तक उन्हें पता नहीं चल सकता था कि पिछवाड़े में क्या हो रहा है। हालांकि मास्टर लिन काउंटी में एक प्रसिद्ध लोहार थे और अधिकांश लोग कारण जाने बिना उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए सदमे के बावजूद भीड़ केवल अपनी जिज्ञासा को दबाकर लगातार हो रही हथौड़े की आवाज सुन सकती थी। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए शोर उम्मीद से कहीं अधिक देर तक जारी रहा। ये सिलसिला 2 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा और अंत में रुक गया। अध्याय 173। हार्टफोर्ज वर्कशॉप का पिछवाड़ा शांत था। सभी लोग भट्टी संख्या 1 की स्थिति को टकटकी लगाकर देख रहे थे। वहाँ मास्टर क्राफ्ट्समैन लिन हॉर्न रहा था, पसीने से भीगा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह कभी भी गिर जाएगा। टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में अपनी महारत के बावजूद 2 घंटे से अधिक समय तक लगातार धुआंकनी चलाने और गर्मी को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने से वह थक गया था। लू किंग भी पसीने से तरबतर थी, हॉर्न रही थी और काफी कमजोर हो चुकी थी। स्वर्ग के उल्कापिंड का लोहा साधारण लोहे से अतुलनीय था। हथौड़े की प्रत्येक चोट उसकी मानसिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देती थी। हालांकि वे स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे को आकार देने के काम से थक चुके थे, फिर भी दोनों व्यक्ति उच्च मनोबल में थे। उस समय निहाई को देखते हुए उनकी आंखें चमक रही थीं। निहाई पर लू किंग द्वारा लाया गया स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे का टुकड़ा पूरी तरह से अपना रूप बदल चुका था। यह एक खुरदरी, काली, लंबी तलवार में बदल गई थी, जो शैली में सरल थी और लू किंग द्वारा पहले इस्तेमाल की गई तलवार से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि मास्टर क्राफ्ट्समैन लिन को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात ब्लेड पर बने विचित्र पैटर्न थे, जो पानी की लहरों, लपटों और यहाँ तक कि बिजली से मिलते जुलते थे। ये आकृतियां प्राकृतिक रूप से बनी हुई प्रतीत होती थीं और इनसे एक रहस्यमय आभा निकलती थी जो मनमोहक थी। ये आकृतियां प्राकृतिक रूप से बनी हैं, मानो स्वर्ग से प्रदत्त हों। इस तलवार का प्रारंभिक स्वरूप दिव्य शस्त्रों की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है और यह सर्वोच्च श्रेणी का है, मास्टर शिल्पकार लिन ने धीरे से कहा। तलवार की धार पर बने विचित्र पैटर्न को देखकर उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। जीवन भर हथियार गढ़ने के बाद भी उसने कभी किसी सच्चे दिव्य हथियार के नमूने नहीं देखे थे। लू किंग भी उस खुरदुरे ब्लेड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रही थी। तीव्र लाल चमक के बीच उसकी दृष्टि में बैंगनी प्रकाश का एक हल्का सा निशान दिखाई दिया। दिव्य हथियार ब्लेड ब्रून 10,000 से अधिक हथौड़ों के प्रहारों के माध्यम से स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे से निर्मित ये सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य हथियार स्तर तक पहुंच गया है। सबको समाहित करना, स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे की अनूठी सामग्री अत्यधिक समावेशी है, जो इस ब्लेड ब्रून को कई मौलिक शक्ति विशेषताओं को समायोजित करने की अनुमति देती है। सोना, लकड़ी, पानी, पृथ्वी, हवा, अग्नि और बिजली। अभेद्य, ये ब्लेड ब्रून अत्यंत ठोस है और एक बार तेज हो जाने पर ये लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है, पानी को चीर सकता है और पहाड़ों को आसानी से चीर सकता है। जादुई खजाने का भ्रूण,
अपनी उत्कृष्ट सामग्री के कारण यदि इसे ठीक से पोषित और परिष्कृत किया जाए तो ये ब्लेड निरंतर विकसित हो सकता है और संभावित रूप से एक जादुई कलाकृति या आध्यात्मिक कलाकृति में परिवर्तित हो सकता है। इसमें सचमुच बैंगनी रंग की हल्की सी झलक है। ब्लेड ब्रून के बारे में जानकारी देखकर लू किंग प्रसन्न हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली हुआओ संप्रदाय इस अनोखे खजाने से इतना मोहित हो गया था और इसकी इतनी प्रशंसा की थी। स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे को अभी अभी एक खुरदुरे ब्लेड के ब्रून में ढाला गया था, फिर भी उसमें बैंगनी प्रकाश का एक निशान पहले से ही दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि उसके हाथ में मौजूद स्थानिक ची थैली और वेई परिवार के भूमिगत कक्ष में मौजूद ली हुआ कड़ाही दोनों ही बैंगनी रंग के थे। इससे इस ब्लेड ब्रून की अपार क्षमता का पता चला। ब्लेड ब्रून से प्राप्त जानकारी ने इसकी पुष्टि की। यह न केवल कई प्रकार की शक्तियों को समाहित कर सकता था, बल्कि यह लगातार विकसित और रूपांतरित भी हो सकता था, जो अविश्वसनीय रूप से जादुई था। लू किंग को विश्वास नहीं था कि यह उसकी अपनी गड़ाई कौशल के कारण था। हालांकि हार्टफोर्ज वर्कशॉप में हर कोई उनकी बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन वे आत्मा जागरूक भी थे। उनकी ढलाई की कला अभी शुरू ही हुई थी और ली हुआओ संप्रदाय के उस्ताद ढलाईकारों की तुलना में वे बिल्कुल अलग थे। इस ब्लेड के ब्रून की गुणवत्ता मुख्य रूप से स्वर्ग के उल्कापिंड लोहे की असाधारण प्रकृति के कारण थी। इसकी सामग्री वाकई उत्कृष्ट थी, एक दिव्य हथियार। बाहर खड़े सभी लोग, जिन्होंने मास्टर क्राफ्ट्समैन लिन के शब्द सुने, स्तब्ध रह गए। वेई शिंगे भी हैरान रह गया। वेई परिवार के पास केवल एक ही दिव्य हथियार था, जो उनके पूर्वज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कृपाण थी। अप्रत्याशित रूप से लू किंग ने आसानी से एक जाली दस्तावेज बना लिया था। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे झोंगझोंग के असली उस्ताद जालसाज भी शायद हासिल नहीं कर पाते। युवा स्वामी लू, क्या आपको इस तलवार को तेज करने में हार्टफोर्ज कार्यशाला में हमारी मदद की आवश्यकता है? मास्टर क्राफ्ट्समैन लिन ने लू किंग से आदरपूर्वक और सावधानीपूर्वक पूछा। कोई बात नहीं, मेरे पास इस तलवार के लिए दूसरी योजनाएं हैं। फिलहाल इसे तेज करने की जरूरत नहीं है। कृपया मेरे लिए एक म्यान बना दीजिए, लू किंग ने जवाब दिया। ब्लेड के ब्रून की क्षमता को जानते हुए इसे जल्दबाजी में तेज करना अनुचित होगा। इसके अलावा ऐसे दिव्य हथियार को अब मैन्युअल रूप से तेज करने की आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब लू किंग इसे ठीक से परिष्कृत कर लेता तो ब्लेड स्वाभाविक रूप से अपनी तीक्ष्ण धार प्रकट कर देता, जो अपनी तीक्ष्णता में बेजोड़ होती। ये बहुत आसान है, युवा स्वामी निश्चिंत रहें, मैं कल तक म्यान तैयार करवाकर आपके निवास पर भेज दूंगा। लू किंग की प्रतिक्रिया सुनकर मास्टर क्राफ्ट्समैन लिन को निराशा और राहत दोनों का मिलाजुला एहसास हुआ। सच कहूं तो अगर लू किंग ने उसे तलवार की धार तेज करने का काम सौंपा होता तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार यह एक दिव्य हथियार की मूल आकृति थी। एक कुशल कारीगर भी जीवन भर के प्रयास से शायद ही ऐसा हथियार बना पाता। एक साधारण कारीगर होने के नाते, जो कि एक कुशल लोहार भी नहीं है, वह इस तरह के ब्लेड को तेज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लू किंग ने कपड़े की एक पट्टी मांगी, ब्लेड ब्रून को उसमें लपेटा और वेई शिंगे के साथ जाने की तैयारी करने लगी। प्रारंभ में लू किंग अपने गुरु के लिए एक अनमोल तलवार बनाना चाहता था, लेकिन स्वर्ग के उल्कापिंड का लोहा इतना असाधारण था कि केवल एक ब्लेड का प्रारंभिक भाग बनाने में ही उसकी अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो गई थी। उसे अपने गुरु की तलवार किसी और दिन बनानी पड़ेगी। जैसे ही लू किंग और वेई शिंगे हार्टफोर्ज वर्कशॉप से बाहर निकले, उन्होंने बाहर लोगों की भीड़ देखी। उनमें से कुछ कुशल मार्शल आर्टिस्ट थे। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग को एहसास हुआ कि ब्लेड के ब्रून को गड़ने से हुए शोर ने आसपास के दर्शकों का ध्यान जरूर आकर्षित किया होगा। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे वेई शिंगे के साथ चले गए। वहां मौजूद लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि हार्टफोर्ज वर्कशॉप के अंदर क्या हुआ था, लेकिन जब उन्होंने लू किंग और वेई शिंगे को देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए और उन्हें हैरानी से देखते रह गए। उनके पुराने विचार गायब हो गए और किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए जब तक वे दोनों चले नहीं गए, किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। सब लोग आदरपूर्वक देखते रहे, हिलने की हिम्मत नहीं की। वूश! जब लू किंग और वेई शिंगे की आकृतियां पूरी तरह से गायब हो गईं, तो जासूसों ने राहत की सांस ली और ठंडे पसीने और कड़वी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। उन्होंने जानकारी जुटाने के लिए हार्टफोर्ज वर्कशॉप में जाने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। ये स्पष्ट था कि सुबह का हंगामा लू किंग और वेई शिंगे से संबंधित था और उनकी स्थिति महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से लू किंग, जिसे अब शहर की विभिन्न ताकतों द्वारा सबसे अछूत व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, यहाँ तक कि वेई परिवार से भी अधिक। किसी ने भी उनके मामलों की छानबीन करने की हिम्मत नहीं की। किसी ऐसी बात को जानना जिसे उन्हें नहीं जानना चाहिए, घातक हो सकता है। लू किंग को यह नहीं पता था कि शहर की विभिन्न ताकतों द्वारा उसे पहले ही एक अछूत व्यक्ति के रूप में नामित किया जा चुका था। अगले कुछ दिनों में अपनी ताकत वापस पाने के बाद उन्होंने हार्टफोर्ज वर्कशॉप का 2 बार और दौरा किया। कुछ छोटी मोटी चीजें बनाने के अलावा उसने हार्टफोर्ज वर्कशॉप से एक विशेष प्रकार के लोहे का इस्तेमाल करके अपने गुरु के लिए 1 और 10,000 गुना दिव्य हथियार वाली तलवार भी बनाई। हालांकि इस दिव्य हथियार तलवार की क्षमता उसकी युद्ध तलवार की तुलना में कहीं कम थी। यह महज एक साधारण दिव्य हथियार था जिसमें विकसित होने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लू किंग अपने गुरु के लिए स्वर्ग के उल्कापिंड से बनी लोहे की तलवार बनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके स्थानिक ची बैग में बचा हुआ स्वर्ग का उल्कापिंड लोहा इतना बड़ा था कि उसे काटना संभव नहीं था। उनकी वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे को काटना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उसने जो ईंधन तैयार किया था वह लगभग खत्म हो चुका था। ईंधन से उत्पन्न नीली लपटों के बिना हार्टफोर्ज वर्कशॉप की भट्टी स्वर्ग के उल्कापिंड के लोहे को पिघला नहीं सकती थी।
इसलिए लू किंग के पास केवल दूसरा सबसे अच्छा विकल्प ही बचा था और उसने अपने गुरु के लिए एक साधारण दिव्य हथियार बनाने के लिए मास्टर शिल्पकार लिन से एक दुर्लभ लोहे का टुकड़ा खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च की। फिर भी जब बूढ़े डॉक्टर चेन को यह उपहार मिला तो वे बेहद प्रसन्न हुए। तलवार को देखकर वेई शानहाई भी आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने पाया कि तलवार की गुणवत्ता उनकी अपनी युद्ध तलवार से कम नहीं थी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। ये जानकर कि लू किंग ने दिव्य हथियार बनाया था, वेई शानहाई हक्का बक्का रह गया और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। दिव्य हथियार तलवार बनाने के बाद लू किंग और अन्य लोग कुछ और दिनों के लिए वहीं रुके रहे। अंत में उन्होंने वेई परिवार को विदाई दी। अध्याय 174 युवा स्वामी लू, वृद्ध डॉक्टर चेन, क्या आप सचमुच जा रहे हैं? वेई के घर में लू किंग और अन्य लोगों के जाने की खबर सुनकर वेई जियान तुरंत बांस के बगीचे वाले आंगन की ओर दौड़ पड़ा। फिर उसने देखा कि उसके माता पिता भी वहां मौजूद थे। जी हाँ, हम आपके आदरणीय निवास पर काफी समय तक रह चुके हैं। अब हमारे लौटने का समय हो गया है, वरना गांव के लोग चिंतित हो सकते हैं। लू किंग ने सिर हिलाया। वे लगभग आधे महीने तक उस काउंटी में रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले वेई परिवार से ज्यूली गांव को संदेश भेजने के लिए कहा था, लेकिन इतने लंबे समय तक अनुपस्थिति के बाद ग्रामीणों का चिंतित होना अपरिहार्य था। अब जबकि काउंटी के मामले संतोषजनक ढंग से सुलझ गए थे, उनके लिए और अधिक रुकने का कोई कारण नहीं था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। इसके अलावा हालांकि वह काउंटी अच्छी थी, लेकिन वह प्रतिबंधात्मक भी थी, जिससे कई चीजें असुविधाजनक हो जाती थीं। इस दौरान लू किंग को भी अपने कौशल का अभ्यास करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि उसे डर रहता था कि कहीं वह दूसरों को परेशान न कर दे। इसलिए घर ही सबसे अच्छी जगह थी। पहाड़ों में वह किसी को परेशान करने की चिंता किए बिना अभ्यास कर सकता था। यहाँ तक कि बूढ़े डॉक्टर की भी वापस लौटने की प्रबल इच्छा थी। ज्यूली गांव में अभी भी उनके कुछ मरीज थे जिनकी बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। जाने से पहले उन्होंने उनके लिए दवाइयां तैयार कर ली थीं, लेकिन संभवतः अब तक वे लगभग खत्म हो चुकी थीं और उन्हें आगे के इलाज के लिए वापस जाना पड़ा। युवा स्वामी लू, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? आपका और बूढ़े डॉक्टर का यहाँ रहना हमारे वेई निवास के लिए सम्मान की बात है। इसे अशांति कैसे माना जा सकता है? वेई शिंगे ने जल्दी से कहा। उन्होंने कामना की कि लू किंग और अन्य लोग अनिश्चित काल तक निवास स्थान पर ही रहें। जी हाँ, युवा स्वामी लू, आप जितनी देर चाहें उतनी देर रुक सकते हैं। भला आप भला कैसे कोई बाधा बन सकते हैं? मैडम वेई ने भी कहा। वह लू किंग और अन्य लोगों को जाने देना नहीं चाहती थी। खासकर शियायान से अलग होने को लेकर वह बेहद अनिच्छुक थी। इन दिनों वह शियायान को पढ़ना लिखना सिखा रही थी और वे दोनों बहुत करीब आ गई थीं। लगभग उसे अपनी असली बेटी की तरह मानती थीं। आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन हम लंबे समय से घर से दूर हैं और हमें वापस जाकर चीजों की जाँच करनी चाहिए। अंत में चाहे वेई शिंगे और अन्य लोगों ने उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश की हो, लू किंग और बूढ़े डॉक्टर ने जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बेबस होकर वेई शिंगे को तैयारियां करवाने का आदेश देना पड़ा। वेई शानहाई तो बिल्कुल भी नहीं दिखे। ये स्पष्ट नहीं था कि वे आवास पर नहीं थे या उन्हें उनके जाने की परवाह ही नहीं थी। कुछ ही देर में वेई शिंगे और अन्य लोग लू किंग और अन्य लोगों को शहर के द्वार तक ले गए। मुझे लगता है कि आप काफी आराम से जीवन जी रहे हैं। गाड़ी के सामने खड़े काफी मोटे सफेद सींग वाले बैल को देखकर लू किंग हंस पड़ी और उसे डांटने लगी। बैल लू किंग को देखकर बहुत खुश लग रहा था और उसने हल्के से उसके हाथ को धक्का दिया। लू किंग ने वेई परिवार के नौकरों से कुछ बक्से लेकर उन्हें गाड़ी पर रखना शुरू किया। उसमें मौजूद अधिकांश सामान विशेष उत्पाद थे जो उसने ग्रामीणों के लिए खरीदे थे। वेई परिवार की ओर से मिले उदार उपहारों में से उन्होंने केवल सांकेतिक राशि ही ली और बाकी को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें अब सोने और चांदी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी। घर पर उनके पास पहले से ही सोने और चांदी के बड़े बड़े बक्से थे, जिनका उपयोग कैसे करना है यह उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था। श्याओयान, चलो चलें। सब कुछ लोड हो जाने के बाद लू किंग ने आवाज लगाए, आंटी, अलविदा। शियायान घर जा रही है। शियाओली को गले लगाते हुए शियायान ने अनिच्छा से मैडम वेई को अलविदा कहा। इन दिनों के दौरान उसने मैडम वेई के साथ हर दिन बिताया था और उनके बीच एक गहरा रिश्ता विकसित हो गया था। मैडम वेई और भी ज्यादा अनिच्छुक थीं, उनकी आंखों में आंसू भर आए। शियायान, अच्छी बच्ची बनना। जब आंटी को समय मिलेगा तो वह ज्यूली गांव में तुमसे मिलने आएंगी। सच में? तो शियायान घर पर चाची का इंतजार करेगी। शियायान की आंखें चमक उठीं। मैडम वेई के दिल में एक टीस उठी, मानो वह भी उनके पीछे जाना चाहती हो। सौभाग्यवश उसके पास अब भी अपनी समझदारी थी और उसने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया। बेशक ये सच है। छोटी बच्ची तुरंत खुश हो गई, उछलती हुई लू किंग की ओर बढ़ी और उसे गाड़ी में बिठा दिया गया। सामने की पंक्ति में बैठे बूढ़े डॉक्टर ने अभी भी अपनी टोपी पहन रखी थी, क्योंकि वह इस दौरान एकांत जीवन जी रहा था और गुमनाम जीवन जी रहा था। इसलिए वेई निवास में रहने वाले लोगों को छोड़कर काउंटी में किसी को भी यह नहीं पता था कि अचानक प्रकट हुआ रहस्यमय पूर्व दिव्य विशेषज्ञ प्रसिद्ध ओल्ड डॉक्टर चेन था। मास्टर वेई, हमें विदा करने की अब कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि कहावत है, 1000 मील का साथ आखिरकार बिछड़ना ही पड़ता है। चलिए यहीं विदा लेते हैं। लू किंग ने अपने हाथों को जोड़कर विनम्रता से बात की। छोटे भाई लू, पारिवारिक मामलों के निपटारे के बाद मैं ग्रैंड बाजार घूमने आऊंगा और आपके यहाँ भोजन और पेय का आनंद लूंगा।
शहर के द्वार पर पहुंचते ही मागो ने पूरे जोश से आवाज लगाए, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया होगा, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करूंगी। लू किंग भी हंस पड़ी। हंसी के बीच बूढ़े डॉक्टर ने चाबुक को झटका दिया और एक कुरकुरी आवाज के साथ गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे वह दूर से आया हो। लेकिन अब ठेले पर 2 या 3 लोग कम थे। मैडम वेई और वेई जियान ने गाड़ी को धीरे धीरे जाते हुए देखा, उनकी आंखें लाल हो गईं। शुरू में वे बहुत घबराहट के साथ लौटे थे, अब जो गाड़ी उन्हें साथ लेकर चल रही थी वह जाने लगी। एक पल के लिए उनके दिल कई तरह की भावनाओं से भर गए, भावों का एक मिलाजुला रूप। आंटी, अलविदा। जैसे ही गाड़ी दूर चली गई, लगभग नजरों से ओझल हो गई, शियायान खड़ी हो गई और जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। उसकी बचकानी आवाज दूर से गूंज उठी। मैडम वेई के आंसू अंततः रोके नहीं जा सके और उनकी आंखों से बहने लगे। लू किंग और अन्य लोग खुलेआम शहर छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने जाने को छिपाने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए जल्द ही उनके जाने की खबर शहर में मौजूद विभिन्न बलों में फैल गई। क्या वे सचमुच चले गए? काउंटी मजिस्ट्रेट के आवास में यान कांघाई ने रिपोर्ट करने आए अपने विश्वासपात्र को गंभीरता से देखा। जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। युवा स्वामी लू एक बैलगाड़ी में सवार होकर चले गए, उनके साथ युवती भी थी। बैलगाड़ी चालक एक बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था और शहर में कई लोगों ने ये दृश्य देखा। उस करीबी ने पुष्टि की, क्या तुमने उस बूढ़े आदमी का चेहरा देखा? यान कांघाई ने जल्दी से पूछा। नहीं, बूढ़े आदमी ने टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। उसकी आवाज बहुत बूढ़ी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विश्वासपात्र ने उत्तर दिया, अभी भी अपनी पहचान छुपा रहा है। यान कांघाई ने निराशा व्यक्त करते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, आप जा सकते हैं। विश्वासपात्र के जाने के बाद यान कांघाई वहीं बैठा रहा, कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उठा और उस छोटी सी इमारत की ओर चला गया जहां सादे कपड़ों वाला युवक रहता था। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाने वाला था, उसने अपने बगल से एक धीमी सी आवाज सुनी, क्या बात है? सिर घुमाकर उसने देखा कि उसका दोस्त पास ही बने मंडप में एक किताब पकड़े खड़ा है। यान कांघाई मुस्कुराया और पास आकर बोला, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि युवा स्वामी लू और उनके गुरु ने काउंटी छोड़ दी है। हम? सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। जी युए, उनके जाने के बाद क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि यंग मास्टर लू के गुरु, वह रहस्यमय पूर्व दिव्य विशेषज्ञ, वास्तव में कौन है? जब से सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने कहा कि अचानक प्रकट हुआ पूर्व दिव्य विशेषज्ञ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह जानता है, तब से यान कांघाई ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी। हालांकि अपने सभी परिचित मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से पूछताछ करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। उस रहस्यमय पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ की पहचान से एक भी व्यक्ति मेल नहीं खाता था। बाद में उन्होंने लू किंग की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि यह वाला तो और भी ज्यादा रहस्यमय था। लू किंग की पृष्ठभूमि के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। काउंटी में आने से पहले इस युवक के बारे में दुनिया में कोई अफवाह नहीं थी, इसलिए यान कांघाई उनकी पहचान के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक था। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। यान कांघाई के दिल में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। पहले आपने उस 1000 साल के उथल पुथल के बारे में इतने भयानक ढंग से बताया था। मैं इसके बारे में पूछताछ तो नहीं कर सका, लेकिन कम से कम मुझे इस रहस्यमय पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ की पहचान तो पता होनी चाहिए, है ना? आपने कहा था कि मैं उसे जानता भी हूँ। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक कुछ देर तक यान कांघाई को देखता रहा। वह जानता था कि जब तक यह मामला स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। तो उसने आह भरी और बेबसी से कहा, मुझे लगता है कि आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। वह पूर्व दिव्य विशेषज्ञ वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं। वह वही बूढ़ा डॉक्टर है जिसे आपने एक बार आमंत्रित किया था, चेन सोंग किंग। क्या? यान कांघाई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा। जी युए, क्या आपको यकीन है कि पूर्व दिव्य विशेषज्ञ बूढ़े डॉक्टर चेन सोंग किंग ही हैं? यान कांघाई ने मुश्किल से पूछा। सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा, मानो वह जवाब देने से इनकार कर रहा हो। लेकिन ये कैसे संभव है? यान कांघाई ने घबराकर कहा। उसे अभी भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। वह बूढ़ा डॉक्टर चेन, हालांकि उसकी मार्शल आर्ट अच्छी थी और वह आंतरिक अंगों के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी उम्र उसके यौवन काल को पार कर चुकी थी। अगर वह बिना पतन के अपने इस स्तर को बनाए रख पाता तो यह वाकई प्रभावशाली होता। इतने कम समय में वह पूर्व दिव्य स्तर तक कैसे पहुंच गया? इसके अलावा वह इतना शक्तिशाली था कि यहाँ तक कि पूर्व दिव्य विद्या के विशेषज्ञ वांग कांगे भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। यान कांघाई जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, यह उतना ही अविश्वसनीय लगने लगा। सच कहूं तो मैं भी हैरान था, सादे कपड़ों वाले व्यक्ति ने कहा। उस युवक ने आह भरी। वृद्ध डॉक्टर चेन वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति हैं। मैंने जो पाया है उसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन अच्छे कर्म करने, लोगों का इलाज करने और उनकी जान बचाने में व्यतीत किया, जो वास्तव में एक परोपकारी चिकित्सक और एक महान समाजसेवी व्यक्ति के हृदय का प्रतीक है। वर्षों तक अच्छे कर्म करने से उनके चारों ओर पुण्य का प्रकाश उत्पन्न हो गया।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पुण्य का प्रकाश ही था जिसने उन्हें वृद्धावस्था में अपनी घटती हुई शक्ति को चुनौती देने और लगातार पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी, जो कई मार्शल आर्टिस्टों का सपना होता है। संक्षेप में, यह उनके लंबे समय के संचय का परिणाम था, लेकिन उनका मार्ग एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से अलग था। अच्छे कर्म करने से मिलने वाला पुण्य का प्रकाश, इससे यान कांघाई पूरी तरह से अचंभित रह गया। उन्हें इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। दुर्भाग्यवश इस बार सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने अपने कपड़े झाड़े और अपने हाथ में पकड़ी किताब को मंडप में रखी पत्थर की मेज पर रख दिया। ठीक है, चूंकि युवा स्वामी लू और बाकी लोग चले गए हैं, मुझे भी अब जाना चाहिए। कांघाई, पिछले कुछ दिनों में आपके आतिथ्य सत्कार के लिए धन्यवाद। तुम भी जा रहे हो? यान कांघाई अचानक पूछे गए इस सवाल से बेहद हैरान और अचंभित रह गया। हाँ, मैं कान काउंटी में काफी समय तक रह चुका हूँ। अब जाने का समय आ गया है। हालांकि जाने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें कहनी हैं। सादे कपड़ों में मौजूद युवक का चेहरा गंभीर हो गया। इससे यान कांघाई के समझाने बुझाने वाले शब्द उसके गले में अटक गए, इसलिए उसने चुपचाप सुना। सच कहूं तो कांघाई, इस बार मैं निराश हूं। मुझे पहले लगा था कि आप कैंग काउंटी में इतने सालों से छिपकर रह रहे थे और खुद को निखार रहे थे, लेकिन मैंने जो देखा वह ये था कि आप न केवल समय बर्बाद कर रहे थे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बुरी तरह से पिछड़ रहे थे। स्पष्ट रूप से कहें तो वर्तमान में आपके पास अपने भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई योग्यता नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस विचार को त्याग दें और यहाँ काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आप ईमानदार बने रहेंगे, तब तक संभवतः राजधानी इस जगह पर ध्यान नहीं देगी। इस तरह तुम्हारी माँ को हर दिन तुम्हारे गलत रास्ते पर जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक के शब्दों ने यान कांघाई को काफी देर तक गहरी चुप्पी में डुबो दिया। ठीक है, इस बारे में सोच लो, मैं जा रहा हूँ। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसकी आकृति पलक झपकते ही मंडप से गायब हो गई। यान कांघाई चौंक गया। आखिरी बात याद रखना, यंग मास्टर लू को उकसाना मत। आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई और यान कांघाई मंडप में खोया हुआ महसूस करते रह गए। भाई, वह फूल कितना सुंदर है, और वह सामने वाला फूल भी उतना ही सुंदर है। गाड़ी आगे बढ़ती रही और आसपास का नजारा बदलता रहा। शुरुआत में मैडम वेई से बिछड़ने पर दुखी महसूस कर रही शियायान ने जल्दी ही उस दुख को पीछे छोड़ दिया। वह सड़क के किनारे उगने वाले जंगली फूलों और घासों की ओर इशारा करते हुए लगातार लू किंग को पुकार रही थी। हालांकि उसने उन्हें पहले भी रास्ते में देखा था, फिर भी उसे वे नए और दिलचस्प लगे। हाँ, वे बहुत सुंदर हैं। उसे खुश देखकर लू किंग को राहत मिली। आखिरकार बच्चों का दुख तो आता है और जल्दी ही चला जाता है। जहाँ तक शियाओली की बात है, वह पहले से ही गाड़ी में खुशी से उछल कूद कर रही थी। उसकी आकृति कभी दिखाई देती तो कभी गायब हो जाती, उत्साह से हवा में रेंगती हुई। वेई के घर में रहने के दौरान शियाओली को हमेशा लू किंग का ये निर्देश याद रहता था कि वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन लापरवाही से न करे। तो इस पूरे समय में असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाने के अलावा इसने कुछ भी असामान्य नहीं किया था। शियायान की गोद में रहना हमेशा हानिरहित था। पढ़ने लिखने, खाने पीने और खेलने में उसका साथ देना। बेहद बुद्धिमान होने के अलावा वेई परिवार की नज़र में यह एक साधारण पालतू जानवर से अलग नहीं था। हालांकि मैडम वेई को शियाओली की असाधारणता का संदेह था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी वास्तविक क्षमताओं को नहीं देखा था। इसी वजह से शियाओली काफी घुटन महसूस कर रही थी। अब आखिरकार वेई के घर से निकलते हुए वह अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहा था, क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरुआत की थी और सड़क पर यात्रा में देरी नहीं की थी। इस बार वे रास्ते में कहीं नहीं रुके। इसके बजाय वे जल्दी से वापस लौट आए और सूर्यास्त से पहले ज्यूली गांव पहुंच गए। लगभग घर परिचित परिवेश को देखकर शियायान उत्साहित हो गई। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद उसे गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी। शियाओली भी लू किंग के कंधे पर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह ज्यूली गांव की ओर देख रही थी। वेई के घर में सब कुछ अच्छा था और वहां हर दिन खाने के लिए भरपूर मछली होती थी, लेकिन किसी कारणवश इसे ज्यूली गांव में बिताए दिन ही ज्यादा पसंद थे। हम आखिरकार वापस आ गए हैं। बूढ़े डॉक्टर ने अपनी टोपी उतार दी थी और आगे देखते हुए आह भरी। ज्यूली गांव में इतने वर्षों तक रहने के कारण उनका इससे गहरा लगाव था। गुरुजी, मैं जाकर लाल रस्सी उतार देता हूँ। जब गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो लू किंग कूदकर नीचे उतर गई। जब उसने पेड़ से लाल रस्सी उतारकर पत्थर की पटिया के नीचे वापस रख दी, तब जाकर ग्रामीणों ने अंततः गाड़ी को देखा। देखते ही देखते पूरा गांव उत्साह से भर गया। अध्याय 175। सचमुच घर हमेशा सबसे अच्छा होता है। सुबह सुबह लू किंग घर से बाहर निकली, आलस से अंगड़ाई ली और बेहद आराम महसूस किया। कल की घटनाओं को याद करते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कल शाम ढलते ही उनकी वापसी से गांव में काफी हलचल मच गई। सभी ग्रामीण बाहर दौड़ पड़े और सवालों की बौछार करते हुए उसे और उसके मालिक को घेर लिया। आखिरकार उन्होंने शुरू में कहा था कि वे बाजार के लिए काउंटी शहर जा रहे हैं, लेकिन वे 10 दिनों से अधिक समय तक बाहर रहे। हालांकि वेई परिवार ने संदेश पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा था, फिर भी दादा झांग और अन्य लोग संशय में थे और चिंतित थे। अब जब वे आखिरकार लौट आए हैं तो भला वे उनसे जानकारी क्यों नहीं मांगेंगे। अंत में लू किंग द्वारा सब कुछ समझाने और उनके द्वारा लाए गए विशेष उत्पादों को वितरित करने के बाद सभी को एहसास हुआ कि यह एक झूठी चेतावनी थी और धीरे धीरे सब लोग तितर बितर हो गए। हालांकि काफी बातचीत करनी पड़ी, लेकिन लू किंग के दिल में एक सुखद अनुभूति हुई।
आखिरकार ऐसे लोगों का होना जो आपके बारे में चिंता करते हैं एक बहुत ही सुखद एहसास है। अपना मूड ठीक करने के बाद उन्होंने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाने के लिए 2 बार हेल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग का अभ्यास किया, फिर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चले गए। ये देखकर कि शियाओ यान और अन्य लोगों को जागने में कुछ समय लगेगा, लू किंग ने अपनी शारीरिक तकनीक का उपयोग किया और कुछ ही सांसों में पीछे के पहाड़ में स्थित बांस के जंगल में पहुंच गया। आसपास के वातावरण को भांपते हुए और किसी को भी आसपास न पाकर लू किंग का दिमाग थोड़ा सा विचलित हुआ और अगले ही पल उसके हाथ में एक युद्ध तलवार प्रकट हो गई। हालांकि ये युद्ध तलवार देखने में बहुत खुरदरी लग रही थी, न केवल पॉलिश नहीं की गई थी बल्कि इसकी धार भी तेज नहीं थी। यह वही हेवन मेटियोराइट आयरन ब्लेड एम्ब्रियो था जिसे लू किंग ने पहले हार्टफोर्ज वर्कशॉप में गढ़ा था। पहले की तुलना में ब्लेड एम्ब्रियो को फिर से समायोजित किया गया था और उसमें एक हैंडल लगाया गया था। अपनी खुरदरी बनावट और बिना धार वाले ब्लेड के अलावा यह एक सामान्य युद्ध ब्लेड से अलग नहीं था और इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता था। अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए लू किंग का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया और उससे हत्या के इरादे की आभा झलक रही थी। अगले ही पल उसने लंबी तलवार घुमाई और अपनी तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। तलवारों की चाल गहरी और सहज थी, तलवारों की गति धीमी प्रतीत होती थी, लेकिन प्रत्येक चाल में आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति समाहित थी। उसके चारों ओर बढ़ती हुई भयंकर हत्या की मंशा ने आसपास के कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को चुप करा दिया। वे आवाज करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। 4 दिशाओं वाली तलवार का एक बार अभ्यास करने के बाद लू किंग तलवार को पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव था। मास्टर और वेई परिवार के पूर्वज द्वारा साझा किए गए मार्शल आर्ट के अनुभव के अनुसार एक बार जब मार्शल आर्ट की तकनीकें कठोरता और लचीलेपन तथा सूक्ष्म विवरण के बीच संतुलन की स्थिति में पहुंच जाती हैं, तो अगला कदम तकनीकों के भीतर इरादे को समझना होता है। और इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों में आध्यात्मिक भावना का समावेश करें। आत्मा के आवेश से प्रेरित होकर और मन के मार्गदर्शन में व्यक्ति शत्रु की चालों का अनुमान लगा सकता है, पूर्व नियोजित हमला कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी को शीघ्रता से परास्त कर सकता है। स्पष्टतः अपनी आत्मिक शक्ति को संयमित करने के बाद मैं कुछ हद तक इस स्तर तक पहुंच गया हूँ। हालांकि मेरी आत्मिक शक्ति की अपर्याप्तता के कारण इच्छा को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। बेशक, हालांकि वह अभी इरादे को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लू किंग पहले से ही काफी संतुष्ट था। आखिरकार इच्छा का क्षेत्र आमतौर पर केवल पूर्व आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ही समझा जाता है। जब कोई पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र का विशेषज्ञ पूर्व स्वर्गीय मंच में प्रवेश करता है तो संसार के नियमों के दीक्षा संस्कार के माध्यम से उसकी आत्मा की शक्ति में बहुत वृद्धि होती है। इसलिए उनका मार्शल आर्ट प्रशिक्षण अधिक निपुण हो जाता है और इच्छा के क्षेत्र को समझना स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किल नहीं होता है। अब वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और पहले से ही इच्छा को स्पर्श कर सकता था, जो काफी प्रभावशाली था। अभी कई दिन बाकी थे और कौन कह सकता था कि वह पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में कदम रखने से पहले उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। इसके अलावा लू किंग अन्य मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से अलग थी। अपनी अनूठी क्षमताओं के बल पर वह किसी भी मार्शल आर्ट में शीघ्र ही महारत हासिल कर सकता था। इसलिए एक बार जब वह इच्छा के क्षेत्र को पूरी तरह से समझ लेगा तो ये केवल ब्लेड या तलवार की इच्छा में महारत हासिल करने के बारे में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वह जिन सभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है वे तेजी से इच्छा के स्तर तक पहुंच जाएं। इसलिए मेरे लिए साधना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे मेरी आत्मिक शक्ति में सुधार होता जाएगा, इच्छा के क्षेत्र को समझना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान होता जाएगा। संयोगवश ली हुआओ संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई विरासत में एक छोटी सी तकनीक है जो मेरी वर्तमान स्थिति के अनुकूल है। ली हुआओ कड़ाही से प्राप्त अधिकांश विरासत इस युग के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें लू किंग मुश्किल से ही सीख पाता था। उनमें से एक तकनीक ऐसी थी जो लू किंग की मौजूदा स्थिति के लिए एकदम सही थी। भट्टी दृश्य विधि। यह एक कल्पना तकनीक है जो अभ्यासकर्ता को स्वयं को धधकती भट्टी में होने की कल्पना करने की अनुमति देती है, जिसमें वे आत्मा की शक्ति का उपयोग करके लपटों का प्रतिरोध करते हैं, जिससे उनकी आत्मा की शक्ति मजबूत होती है और उसे निखारती है। ये दृश्य विधि विशुद्ध रूप से आत्मा को शांत करने की तकनीक है और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार पर निर्भर नहीं करती, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के इस युग में भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel.aya.net वेबसाइट खोजें। हालांकि इसका अभ्यास केवल आत्मिक शक्ति से युक्त साधक द्वारा ही किया जाना चाहिए। आज के मार्शल आर्टिस्टों के लिए इसकी साधना की सीमा अत्यंत उच्च है। आखिरकार लू किंग जैसी विसंगतियों को छोड़कर सामान्य तौर पर मार्शल आर्ट की साधना में आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक अंगों की पूर्णता के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले अनगिनत लोगों में से कितने लोग वास्तव में आंतरिक अंगों की पूर्णता की अवस्था तक पहुंच सकते हैं? पालकी मारकर बैठे हुए लू किंग ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया, अपने मन में भट्टी दृश्यता की साधना विधि को खोजा और उसका अनुकरण और सीखना शुरू कर दिया। उसके मन में अनेक विचार उमड़ आए और लू किंग शीघ्र ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। भट्टी दृश्य विधि के 3 संवर्धन स्तर हैं: भट्टी दृश्य, पिघलती भट्टी दृश्य और अंतिम परिपूर्ण भट्टी दृश्य। ये तीनों स्तर उत्तरोत्तर अधिक कठिन होते जाते हैं। अभ्यासकर्ता को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए और सावधानीपूर्वक कल्पना करनी चाहिए।
यदि उनकी शक्ति अपर्याप्त है और वे जबरदस्ती उच्च स्तरीय कल्पनाओं की कल्पना करते हैं तो आसानी से खुद को आग लगा सकते हैं और उनके द्वारा कल्पना की गई भट्टी की कल्पना उनके दिमाग को जलाकर उन्हें एक जीवित मृत में बदल सकती है। स्वाभाविक रूप से अपनी पहली साधना के लिए लू किंग इतनी उच्च कठिनाई को चुनौती नहीं देगा। इसके विपरीत अपने पहले अभ्यास के लिए वह बहुत सतर्क थे। कल्पना विधि का पालन करते हुए उन्होंने अपने हृदय में एक छोटी भट्टी की कल्पना की। इसके अलावा इसका स्वरूप बहुत ही सरल था। यदि जियाओ यान इस चित्र को देख पाती तो वह तुरंत इसे घर में दलिया पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले छोटे चूल्हे के रूप में पहचान लेती। भट्टी की कल्पना करने के बाद लू किंग आत्मा शक्ति के एक सूक्ष्म अंश में परिवर्तित हो गई और भट्टी में प्रवेश कर गई। भट्टी में प्रवेश करते ही लू किंग को ऐसा लगा मानो वह आग की लपटों की दुनिया में प्रवेश कर गया हो जो भयंकर अग्नि से घिरी हुई हो। भट्टी दृश्य विधि वास्तव में जादुई थी। हालांकि भट्टी महज एक कल्पना थी, एक भ्रम थी। इस समय लू किंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह सचमुच आग की लपटों से जल रहा हो, अविश्वसनीय रूप से वास्तविक। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल आत्मा की शक्ति से रूपांतरित उसका शरीर पिघलकर पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। लू किंग ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत साधना मंत्र का जाप किया, अपने मन को स्थिर किया और चुपचाप भट्टी की तपन को सहन किया। अध्याय 176। लू किंग ने कल्पना में खुद को एक भट्टी के अंदर पाया। उसकी आत्मा लगातार कठोर होती जा रही थी, जिससे उसे यह आभास हो रहा था कि अगले ही पल उसकी आत्मा बिखर जाएगी और उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। हालांकि वह जानता था कि यह सब भ्रम था, इसलिए वह पूरी तरह से अविचलित रहे। मन ही मन साधना मंत्र का जाप करते रहे और धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन करते रहे। ये स्पष्ट नहीं था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन उसके चारों ओर की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं और भट्टी शांत हो गई। उसकी आत्माओं की शक्ति का एक अंश उसके छिद्रों में वापस आ गया। लू किंग ने तुरंत ही अंतर महसूस किया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मिक शक्ति पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। ये भट्टी ध्यान विधि वास्तव में अमर युग की साधना तकनीक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। केवल एक प्रारंभिक अभ्यास ने ही मेरी आत्मिक शक्ति को स्पष्ट रूप से बढ़ा दिया है। इस तरह की गहन तकनीक के साथ पूर्व दिव्य स्थिति प्राप्त करने से पहले इरादे के क्षेत्र को पूरी तरह से समझना अब कोई दूर का सपना नहीं रह गया है। मैं एक आत्मा ताबीज बनाने पर भी विचार कर सकता हूँ। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत में आत्मा ताबीज के विभिन्न गहन वर्णनों के बारे में सोचते हुए लू किंग थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस दुनिया में आने और अपनी क्षमताओं को जागृत करने के बाद से उसे कई विरासतें प्राप्त हुई थीं। इनमें सबसे कीमती दिव्य रून संप्रदाय और ली हुआ संप्रदाय से प्राप्त विरासतें थीं। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत अमर युग से उत्पन्न हुई है, लेकिन डिवाइन रून सेक्ट की विरासत की उत्पत्ति एक रहस्य बनी रही। लू किंग को विरासत से दिव्य रून संप्रदाय के अतीत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। ली हुआओ संप्रदाय की विरासत में भी दिव्य रून संप्रदाय का कोई उल्लेख नहीं था। लू किंग को नहीं पता था कि इन दोनों संप्रदायों में से कौन सा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उनके मन में डिवाइन रून सेक्ट ली हुआओ सेक्ट की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमय था और रून अक्षरों की कला ली हुआओ संप्रदाय की तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक गहन थी। ये सर्वविदित है कि लू किंग असाधारण क्षमताओं से संपन्न था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। वह चाहे जिस चीज का भी अभ्यास करता उसे अत्यंत तेज गति से कर सकता था। फिर भी इतनी क्षमताओं के बावजूद उन्हें रनिक कला में बस शुरुआत करने में ही काफी समय लग गया। आज तक वह आत्मा का ताबीज बनाने में सफल नहीं हो पाया था। ये समझना आसान था कि रून अक्षरों का अभ्यास कितना कठिन था। रून अक्षरों की कला भी सामान्य साधना विधियों से भिन्न थी। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों से सीखने और उसी प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों का उपयोग करने पर जोर दिया गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से बाधित नहीं था, यहाँ तक कि अभाव के समय में भी इसका उपयोग किया जा सकता था। बस फर्क इतना होगा कि उसकी शक्ति उतनी प्रबल नहीं होगी। इतनी शक्तिशाली विरासत को लू किंग स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ता, इसलिए उन्होंने आत्मा का ताबीज बनाने के अपने प्रयासों में कभी ढिलाई नहीं बरती। लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति की सीमाओं के कारण निर्माण की गति हमेशा धीमी रही है। अब भट्टी दृश्य विधि की प्रभावशीलता के साथ जो उसकी आत्मिक शक्ति को तेजी से बढ़ा सकती है, इससे उसे आत्मा ताबीज को पूरी तरह से बनाने की उम्मीद मिली। लू किंग भला उत्साहित क्यों नहीं होता? कुछ देर भविष्य के बारे में सोचने के बाद जब उसने देखा कि देर हो रही है तो लू किंग ने अपनी भावनाओं को शांत किया, अपनी युद्ध तलवार को स्पेशल ची बैग में रखा और फिर घर की ओर चल दिया। घर पर उसने शियाओ यान और शियाओ ली को उनके बिस्तरों से जगाया, उन्हें नहाने के लिए कहा और नाश्ता करने के बाद लू किंग दोनों छोटे बच्चों को लेकर हाफवे हाउस गई। आह किंग, शियाओ यान, क्या तुम बूढ़े डॉक्टर चेन से मिलने जा रहे हो? रास्ते में ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसी समय वे लू किंग के कंधे पर बैठी शियाओ ली की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। काउंटी से लौटने के बाद लू किंग ने शियाओ ली को अपनी पहचान छिपाने के लिए कहना बंद कर दिया। आखिरकार काउंटी में तो ये हर दिन अपना असली रूप दिखाता था। इसके अलावा अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि कोई भी शियाओ ली को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कल रात कई ग्रामीणों ने शियाओ ली को देखा और जान गए कि यह लू किंग का पालतू जानवर है। हालांकि जियाओ ली की उपस्थिति इतनी अनोखी और आध्यात्मिकता से भरपूर थी, इसके अस्तित्व के बारे में जानते हुए भी ग्रामीण अब भी आश्चर्यचकित थे। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वामी जी अभी तक जाग गए हैं? लू किंग मुस्कुराए। वह निश्चित रूप से ठीक हैं।
मैं अभी पहाड़ की तलहटी से गुजर रहा था और मैंने बूढ़े डॉक्टर को अपने आंगन के सामने मुक्केबाजी का अभ्यास करते देखा। कुछ क्षणों तक ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद लू किंग दोनों छोटे बच्चों को लेकर पहाड़ पर चढ़ गई। जब वे बीच रास्ते में बने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी सचमुच आंगन में ही थे। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वहाँ कोई और भी मौजूद था। भगवान ZU साधारण कपड़ों में उस युवक को बेर के पेड़ के नीचे गुरुजी के साथ चाय पीते देख लू किंग बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्हें यहाँ उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। लू जियाओलिंगजुन साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने हल्की सी मुस्कान के साथ लू किंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। श्रीमान जी युए, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या काउंटी में कुछ हुआ है? लू किंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। उनकी धारणा में इस व्यक्ति का पता लगाना हमेशा थोड़ा मुश्किल था और वह कभी भी बिना किसी कारण के नहीं आता था। इसके अलावा हाल ही में उन्हें वेई परिवार के पूर्वज से तियानजी टावर के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, जिससे वे इस व्यक्ति के प्रति काफी सतर्क हो गए थे। वह जानता था कि इस व्यक्ति के पास न केवल कई अज्ञात गुप्त जानकारियां हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास विशेष क्षमताएं और गहरी अंतर्दृष्टि भी है। काउंटी में शांति है। तियानजी टावर से मिली जानकारी के अनुसार वांग कांगई अपने शिष्यों को लेकर तियान कांग संप्रदाय लौट आए हैं। लू शियालांगजुन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मेरी बात है, मैं काउंटी छोड़कर अन्य स्थानों की यात्रा करने की योजना बना रहा हूं, सादे कपड़ों में उस युवक ने बताया। तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? लॉर्ड झीयू, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बूढ़े डॉक्टर की बनाई हुई फूलों वाली चाय की याद आ रही थी। सादे कपड़ों में युवक मुस्कुराया। पिछली बार बूढ़े डॉक्टर से मिली फूलों वाली चाय तो कब की खत्म हो चुकी है। जाने से पहले मैं बेशर्मी से और मांगने से खुद को रोक नहीं पाया। हे, ये तो बहुत आसान है। ऐसा कम ही होता है कि लॉर्ड झीयुए को ये इतना पसंद आए। बाद में बूढ़ा आदमी आपको विदाई उपहार के रूप में कुछ और देगा, बूढ़े डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। तो मुझे यहाँ मौजूद इस बुजुर्ग डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सादे कपड़ों में मौजूद युवक प्रसन्न हुआ। फूलों की चाय मिलने के बाद सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने अपने चेहरे के भावों को सीधा कर लिया। बेशक चाय मांगने के अलावा कुछ और बातें हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। लू किंग, उन्हें पता था कि यह व्यक्ति सिर्फ फूलों वाली चाय पीने के लिए नहीं आया होगा। कृपया बोलिए लॉर्ड झीयुए। बूढ़े डॉक्टर को इसकी स्पष्ट रूप से उम्मीद थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। पहला मामला लू शियालांगजुन से संबंधित है। मैं लू किंग आश्चर्यचकित रह गई। जी हाँ, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि कल 7 किल टावर ने आधिकारिक तौर पर आपके खिलाफ 7 किल ऑर्डर जारी किया है, 7 हत्याओं का आदेश। लू किंग का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। बिल्कुल सही, तो लू शियालांगजुन, तुम अब हत्यारों की दुनिया में बहुत मशहूर हो गए हो। आपको पता होना चाहिए कि 7 किल टावर द्वारा 7 किल ऑर्डर जारी करना दुर्लभ है। कभी कभी तो दशकों का अंतराल होता है। कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप कौन हैं जिसके कारण 7 किल टावर से ऐसा आदेश जारी किया गया है। अगर मैं कर सकती तो मुझे ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती, लू किंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। हत्यारों की पूरी दुनिया के निशाने पर होने के कारण उसे भी कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस हुआ। लू शियालांगजुन, तुम्हारी युद्धकला की कुशलता को देखते हुए जिस क्षण तुमने वेई परिवार को बचाने के लिए काउंटी जाने का फैसला किया, उसी क्षण से तुम्हारा नाम बुलंद होना और चारों दिशाओं में हलचल मचाना तय था। सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने सिर हिलाया। दूसरा मुद्दा जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वह भी आपसे संबंधित है। ओह, लू किंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हत्या का निशाना बनने से भी बदतर कुछ हो सकता है क्या? इस बार तो यह अच्छी बात होनी चाहिए। साधारण कपड़ों में मौजूद उस युवक ने अपनी छाती से एक स्क्रॉल निकाला और उसे मेज पर रख दिया। ये हिडन ड्रैगन लिस्ट नामक एक सूची है जिसे मेरे तियानजी टावर द्वारा संकलित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के अनगिनत युवा प्रतिभाओं और प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्टों को इकट्ठा किया गया है। यह एक ऐसी सूची है जिसमें अनगिनत युवा मार्शल आर्टिस्ट शामिल होने का सपना देखते हैं। और लू शियालांगजुन, आपका नाम सूची में है। अध्याय 177, छिपे हुए ड्रैगन की सूची। लू किंग ने पत्थर की मेज पर रखे हुए स्क्रॉल को देखा। महामहिम झीयुए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हिडन ड्रैगन लिस्ट क्या है? हिडन ड्रैगन लिस्ट तियानजी टावर द्वारा संकलित एक रैंकिंग है जिसमें आंतरिक अंगों के क्षेत्र में शीर्ष 100 मार्शल आर्टिस्टों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में आगे बढ़ने की उच्चतम क्षमता है। एक बार जब कोई मार्शल आर्टिस्ट प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश कर जाता है तो उसकी आयु बहुत बढ़ जाती है और उसे विभिन्न असाधारण क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं, जो आकाश में उड़ने वाले ड्रैगन के समान विशाल और असीमित होती हैं। इसलिए इस सूची को छिपे हुए ड्रैगन की सूची नाम दिया गया है। लू किंग, उन्हें लगा कि हिडन ड्रैगन लिस्ट नाम कुछ भव्य और महत्वपूर्ण है। ये तो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के लिए केवल एक प्रारंभिक सूची निकली। अगर लू किंग एक साधारण देहाती लड़का होता तो उसे ये हिडन ड्रैगन लिस्ट प्रभावशाली लग सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं था, इसलिए वह केवल एक विनम्र मुस्कान बनाए रख सका। ऐसा नहीं है कि लू किंग इस सूची को नीचा समझती थी। बात बस इतनी सी है कि उसे प्राप्त विभिन्न विरासतों के साथ वह जानता था कि साधना के मार्ग पर पूर्वलोक क्षेत्र केवल शुरुआत थी, एक सच्चे ड्रैगन कहलाने योग्य उपलब्धि से बहुत दूर।
इसलिए उन्हें इस सूची का मूल्यांकन करना मुश्किल लगा। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने लू किंग के शांत भाव को देखकर तुरंत समझ लिया कि लू किंग हिडन ड्रैगन लिस्ट को ज्यादा महत्व नहीं देती। वह भी चुप हो गया। उसे अचानक याद आया कि उसके सामने खड़ा लड़का उन सभी मार्शल आर्ट प्रतिभाओं से अलग था जिन्हें उसने पहले कभी देखा था। उनकी प्रतिभा असाधारण थी। अन्य आंतरिक अंगों के क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों और यहाँ तक कि मार्शल ग्रैंडमास्टर्स के लिए भी पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र एक विशाल खाई थी। इसे पार करने के लिए अपार प्रयास और भाग्य की आवश्यकता थी। लेकिन लू किंग के लिए उस स्तर तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। एक ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जिसका प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश करना लगभग निश्चित है, हिडन ड्रैगन लिस्ट में होना वास्तव में एक सम्मान की बात थी क्या? साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने लू किंग के विचारों को भांप लिया और वह केवल चुप ही रह सका। आंगन में अचानक एक अजीब सा माहौल छा गया। लू किंग ने असहजता को महसूस किया और उसे लगा कि किसी मेहमान के साथ इस तरह का व्यवहार करना थोड़ा असभ्य था। उसने एक पल सोचा और फिर पूछने का फैसला किया, महामहिम जी युए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस हिडन ड्रैगन सूची में मेरा स्थान क्या है? लू किंग को आश्चर्य हुआ जब उसने ये पूछा तो सादे कपड़ों में मौजूद युवक और भी ज्यादा चुप हो गया। काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने जवाब दिया, 29वां स्थान। लू किंग थोड़ा हैरान हुआ। लगता है दुनिया वाकई छिपी प्रतिभाओं और मार्शल आर्ट के धुरंधरों से भरी पड़ी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझसे आगे के रैंक वाले मार्शल आर्ट के उस्ताद कौन हैं? आपसे आगे रैंक पर मौजूद लोग अधिकतर मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं जो लंबे समय से आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर हैं। कुछ ने तो अपनी आत्मा की शक्ति को भी निखारा है जो पूर्व दिव्य क्षेत्र से बस एक कदम दूर है। लू किंग ने सिर हिलाया। जन्मोत्तर लोक से पूर्व स्वर्गीय लोक में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक आत्मा की शक्ति है। इस स्तर तक पहुंच चुके वे मार्शल आर्ट के उस्ताद वास्तव में दिव्य लोक के निकट हैं। उनसे आगे रैंकिंग देना उचित था। लू किंग को यह नहीं पता था कि हिडन ड्रैगन लिस्ट में उससे आगे केवल वही लोग नहीं थे जो मार्शल आर्ट के उस्ताद थे और सफलता के कगार पर थे। यहाँ तक कि उनसे पीछे रैंक वाले भी ज्यादातर मार्शल ग्रैंडमास्टर थे जिनमें सबसे कमजोर आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर मौजूद शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे। उनमें से लगभग सभी जाने माने और काफी ख्याति प्राप्त थे। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि हिडन ड्रैगन लिस्ट का लू किंग के लिए कोई खास महत्व नहीं है, सादे कपड़ों में मौजूद उस युवक ने इस पर आगे चर्चा करने में रुचि खो दी। हिडन ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग हर 6 महीने में अपडेट की जाती है। मैं इसकी एक प्रति यहीं छोड़ रहा हूँ। युवा मास्टर लू इसे अपने खाली समय में देखकर वर्तमान मार्शल आर्ट मास्टर्स के बारे में जान सकते हैं। तारांकन उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने वह पांडुलिपि लू किंग को सौंप दी। लू किंग ने उसे उठाया और बिना देखे ही तुरंत एक तरफ रख दिया। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने इसके बजाय कहा, बूढ़े डॉक्टर चेन जी यू को जिस आखिरी चीज पर चर्चा करने की जरूरत है वह आपसे संबंधित है। ओह, कृपया आगे बढ़ें। आने वाले 10 वर्षों में दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। अराजकता उत्पन्न हो सकती है और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष फिर से उभर सकता है। यहाँ तक कि पवित्र पर्वत को भी इससे निपटने में मुश्किल हो सकती है। वृद्ध चिकित्सक, आपको साधना के लिए पवित्र कुंड में प्रवेश करने का अवसर मिला है। यदि आप इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते तो आपको इसे 5 वर्षों के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा यह अवसर व्यर्थ हो सकता है। साधारण कपड़ों में मौजूद युवक ने गंभीर स्वर में बात की, एक बड़ा उथल पुथल आने वाला है। कैसे? बूढ़े डॉक्टर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मुझे सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये तियानजी टावर के संस्थापक द्वारा छोड़ी गई भविष्यवाणी है, इसलिए ये गलत नहीं होनी चाहिए। बूढ़े डॉक्टर ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं समझ गया। अगर अगले कुछ सालों में कुछ नहीं हुआ तो मैं झोंक जाऊंगा। हाल के दिनों में वे शानहाई के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के बाद वृद्ध चिकित्सक ने बहुत कुछ सीखा था। इसके अलावा ये सुनने के बाद कि लू किंग को 7 किल टावर द्वारा निशाना बनाया गया है, वह साधना को लेकर और भी चिंतित हो गया। अच्छा है, काफी देर हो रही है। बूढ़े डॉक्टर, मुझे अब चलना चाहिए। सब कुछ कहने के बाद सादे कपड़ों में मौजूद युवक जाने की तैयारी करने लगा। इतनी जल्दी जा रहे हो? आह किंग, अंदर जाओ और जी युए के लिए कुछ फूलों की चाय ले आओ। साधारण कपड़ों में युवक के चले जाने के बाद लू किंग ने अंततः हिडन ड्रैगन लिस्ट निकाली। उसने इसे सीधे नहीं खोला बल्कि पहले अपनी एकाग्रता की क्षमता को सक्रिय किया। उसने देखा कि उस स्क्रॉल से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही है। सुनहरा? लू किंग थोड़ा हैरान थी। ये सिर्फ एक रैंकिंग सूची है, फिर भी इसमें सोने जैसी गुणवत्ता है। दिलचस्प। इसके बाद लू किंग ने उन नोट्स को देखा। हिडन ड्रैगन लिस्ट, अनगिनत पोस्टनेटल दायरे के मार्शल आर्टिस्टों के आंकड़ों के आधार पर तियानजी टावर द्वारा संकलित एक रैंकिंग सूची। इस सूची में जन्मोत्तर क्षेत्र के शीर्ष 100 मार्शल आर्टिस्टों को दर्ज किया गया है, जिनके बारे में तियानजी टावर का मानना है कि उनमें पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने की उच्चतम क्षमता है। जो लोग हिडन ड्रैगन लिस्ट में जगह बना लेंगे उन्हें दुनिया की नजरों में देखा जाएगा और उन्हें थोड़ी किस्मत का साथ मिलेगा, जिससे उनकी साधना यात्रा आसान हो जाएगी। क्या इस हिडन ड्रैगन लिस्ट से भाग्य इकट्ठा करने का प्रभाव होता है? नोट्स पढ़ने के बाद लू किंग सचमुच हैरान रह गई। इससे पहले सादे कपड़ों में मौजूद युवक के लहजे से ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी मार्शल आर्टिस्ट हिडन ड्रैगन लिस्ट का सम्मान करते हैं, जिससे वह हैरान था। अब उसे समझ आ गया। इस लिहाज से देखा जाए तो सूची में होना पूरी तरह से बुरी बात नहीं थी। लू किंग ने स्क्रॉल खोला और तुरंत नीचे देखा। फिर 29वें स्थान पर उन्हें अपना नाम मिला। कैंजो लू किंग, 17 वर्ष की आयु,
आंतरिक अंगों के क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था में है। दी गई जानकारी बहुत सरल थी, केवल उसका नाम, आयु और साधना स्तर बताया गया था। इससे अधिक कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था। लू किंग ने सूची में मौजूद अन्य नामों पर नजर डाली। प्रदर्शित जानकारी उसकी जानकारी के समान थी। अधिक से अधिक कुछ लोगों ने अपने संप्रदाय या परिवार को इसमें शामिल किया था। उनकी आजमाई हुई तकनीक और पसंदीदा हथियारों जैसी अन्य जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया। लू किंग इससे काफी संतुष्ट थी। इससे पता चलता है कि तियानजी टावर ने गोपनीयता बरती और सूची में शामिल लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उसे सूची में कुछ परिचित नाम मिले। उनमें से एक का नाम सादे कपड़ों में मौजूद 17वें स्थान पर रहे युवक का था। अन्य दो लोग वेई शिंगे और तियान कांग संप्रदाय के हटे कट्टे व्यक्ति झाओ शियोंग थे। इन दोनों की रैंकिंग में ज्यादा अंतर नहीं था। एक 78वें स्थान पर और दूसरा 81वें स्थान पर था। तथापि आंतरिक अंगों के क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद दो मार्शल ग्रैंडमास्टर भी इतनी ही निम्न रैंक पर थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वास्तव में दुनिया में कई मार्शल आर्ट के उस्ताद मौजूद हैं। लू किंग ने सूची में 7 किल टावर के कई नाम देखे। सबसे दुर्जेय व्यक्ति तान लैंग था, जो 9वें स्थान पर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लू किंग ने गौर किया कि सूची में शीर्ष 50 में से कोई भी 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं था। पिछले 50 लोगों में सबसे अधिक उम्र के लोग भी केवल 48 वर्ष के थे, जो अभी भी अपने यौवन काल में थे। दूसरे शब्दों में कहें तो हिडन ड्रैगन लिस्ट काफी नई लिस्ट थी। उस पर मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट अपनी चरम अवस्था में थे। वास्तव में हिडन ड्रैगन लिस्ट उन लोगों को रैंक करती है जिनके प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना है। एक बार जब कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु पार कर लेता है तो उसके रक्त और ऊर्जा का स्तर अपने चरम से गिरने लगता है, जिससे पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना कम हो जाती है। शायद इसी वजह से वेई शिंगे और झाओ शियोंग की उम्र कम होने के कारण उनकी रैंकिंग इतनी कम है। लू किंग को तुरंत कारण समझ आ गया। हर किसी के पास उनके गुरु जैसी प्रतिभा और भाग्य नहीं होता। उनके गुरु, जिन्होंने स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी की शुरुआत की, ने वृद्धावस्था तक अपनी स्फूर्ति बनाए रखी। उसे लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। बाद में पृथ्वी शिरा आत्मा तरल का सेवन करने के बाद उनका शरीर न केवल अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया, बल्कि उनकी आत्मा की शक्ति भी मजबूत हो गई। साथ ही पुण्य का प्रकाश उसकी रक्षा कर रहा था। इससे उन्हें वृद्धावस्था में पूर्वलोक में प्रवेश करने का अवसर मिला, जिससे लगभग असंभव चमत्कार संभव हो गया। अन्य पुराने मार्शल आर्टिस्ट अपने गुरु की नींव और भाग्य के बिना सफलता प्राप्त करना उतना ही कठिन पाएंगे जितना कि स्वर्ग में चढ़ना। इस प्रकार हिडन ड्रैगन लिस्ट में किसी भी बुजुर्ग ग्रैंडमास्टर का नाम नहीं था। सूची पर सरसरी नजर डालने के बाद लू किंग ने उसे लपेट दिया और बाद में विस्तार से अध्ययन करने की योजना बनाई। गुरुजी, आप क्या सोच रहे हैं? सूची को एक तरफ रखने के बाद लू किंग ने ऊपर देखा तो पाया कि उसका गुरु सोच में डूबा हुआ था और उसके चेहरे पर शिकन थी। मैं महामहिम जी युए द्वारा पहले कही गई बातों के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने वेई हवेली में लोगों को 1000 साल के बदलाव के बारे में बात करते सुना। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह वही उथल पुथल है जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। बूढ़ा डॉक्टर परेशान था। आगामी भीषण उथल पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि यह कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। लू किंग ने कुछ देर सोचा और अंत में कहा, शायद मुझे उस बात के बारे में कुछ पता है जिसका जिक्र महामहिम जी युए ने किया था। तुम्हें पता है? बूढ़ा डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया। मैं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन कुछ समय पहले मुझे काउंटी के एक किताबों की दुकान में एक असामान्य किताब मिली जिसमें कुछ अजीबोगरीब जानकारी दर्ज थी। भटकते अमर के अनुसार यदि उनकी गणना सही है तो तथाकथित आध्यात्मिक पुनरुत्थान हमारे युग में हो सकता है। महामहिम जी युए द्वारा उल्लिखित भीषण उथल पुथल संभवतः इसी की ओर इशारा करती है। लू किंग ने घुमंतु अमर द्वारा छोड़े गए नोट्स से कुछ विवरण साझा किए। अमर युग, आध्यात्मिक पुनरुत्थान। लू किंग की व्याख्या सुनने के बाद बूढ़ा डॉक्टर स्तब्ध रह गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में हजारों साल पहले के प्राचीन घटनाक्रम शामिल होंगे। तथापि क्या अमर युग सचमुच अस्तित्व में है? क्या इस दुनिया में अमर प्राणी हैं? बूढ़े डॉक्टर को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। हालांकि वह पूर्व स्वर्गीय लोकों का विशेषज्ञ था, फिर भी वह अमर प्राणियों और देवताओं की कहानियों को केवल किंवदंतियां ही मानता था। अमर लोगों के अस्तित्व के बारे में सुनकर उनकी मान्यताओं को बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे भी यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कुछ चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से निराधार नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए वेई परिवार के भूमिगत कक्ष में मौजूद विशाल कड़ाही। लू किंग ने याद दिलाया। बूढ़े डॉक्टर को अचानक बात समझ आ गई। वास्तव में वेई परिवार का विशाल भंडार असाधारण था। इसमें न केवल रहस्यमय दाव समाहित थी, बल्कि वेई शानहाई के अनुसार यह मूल रूप से एक उंगली के आकार का था, लेकिन 100 वर्षों में बढ़कर अपने वर्तमान आकार तक पहुंच गया। एक ऐसा बर्तन जो अपने आप बढ़ता हो, वह कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकता। शायद केवल एक अमर व्यक्ति ही ऐसी जादुई वस्तु का निर्माण कर सकता था। इस मामले में महामहिम जी युए द्वारा उल्लिखित भीषण उथल पुथल वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान को संदर्भित कर सकती है। बूढ़े डॉक्टर ने आह भरी। उसने शुरू में सोचा कि सादे कपड़ों में मौजूद युवक द्वारा बताई गई उथल पुथल सांप्रदायिक संघर्ष या क्षेत्रीय युद्धों से ज्यादा कुछ नहीं थी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना बड़ा बदलाव शामिल होगा, लेकिन उन्हें इस तरह के बदलाव से कैसे निपटना चाहिए। बूढ़ा डॉक्टर क्षण भर के लिए खो गया। गुरुजी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आकाश गिर भी जाए तो ऊंचे लोग उसे थामे रहेंगे।
अपने स्वामी की उलझन देखकर लू किंग ने उन्हें सांत्वना दी। यद्यपि महामहिम जी युए ने इस महान परिवर्तन का कारण प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें कुछ पता है। यदि उन्हें नहीं भी पता तो उनके पीछे के शक्तिशाली संप्रदायों को अवश्य पता होगा। ये संप्रदाय अराजकता नहीं चाहेंगे, इसलिए हमें बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। बूढ़े डॉक्टर को ये बात समझ आ गई। जी हाँ, यहाँ तक कि घुमंतु अमर को भी जेड डिस्क मिल गई थी। विशाल संसाधनों और प्रभाव वाले उन शक्तिशाली संप्रदायों को तो और भी अधिक जानकारी होगी। वे संभवतः आने वाले बदलाव के लिए तैयार थे, तो फिर वह यहाँ चिंता क्यों कर रहा था? सचमुच हम तो बस डॉक्टर हैं, महत्वहीन। हमारा कर्तव्य तो इलाज करना है। महान संप्रदायों को दुनिया के मामलों को संभालने दीजिए। बात समझ आने पर बूढ़े डॉक्टर ने राहत की सांस ली और हल्के फुल्के अंदाज में बात की। लू किंग ने दबे स्वर में राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसका स्वामी दयालु था, लेकिन दुनिया को बचाने की उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। अन्यथा अगर वह जिद्दी हो गया तो लू किंग को यह नहीं पता होगा कि उसे कैसे मनाना है। जब लू किंग और उसके गुरु बातचीत कर रहे थे तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तियानजी टावर द्वारा हाल ही में जारी की गई हिडन ड्रैगन लिस्ट के कारण बाहरी दुनिया में हलचल मची हुई थी। इसका कारण तो यही था कि उस पर उनका नाम अंकित था। अध्याय 178। तियानजी टावर की हिडन ड्रैगन लिस्ट पर दुनिया भर की विभिन्न ताकतों द्वारा हमेशा से ही कड़ी नजर रखी जाती रही है। आखिरकार जो मार्शल आर्टिस्ट इस सूची में जगह बनाते हैं उनके प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश करने की उच्च संभावना होती है। पूर्व दिव्य लोक के विशेषज्ञ असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं। शीर्ष संप्रदायों में भी वे शक्ति के ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें कोई भी ताकत कम आंकने की हिम्मत नहीं करती। दुनिया भर में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट हिडन ड्रैगन लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि यही सच्ची प्रसिद्धि और पहचान का प्रतीक है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट जो इतनी कड़ी मेहनत से अभ्यास करते हैं प्रसिद्धि और धन की खोज से प्रेरित होते हैं। जो लोग हिडन ड्रैगन लिस्ट में जगह बना लेते हैं उन्हें नाम कमाने वाला और कई लोगों के दिलों को झकझोरने वाला माना जाता है। इसलिए हर छमाही में प्रकाशित होने वाली हिडन ड्रैगन लिस्ट की घोषणा के साथ ही तियानजी टावर में सबसे ज्यादा काम का समय आ जाता है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें। इस बार कोई अपवाद नहीं था। सुबह सुबह ही कई मार्शल आर्टिस्ट विभिन्न राज्यों और काउंटियों में स्थित तियानजी टावर की शाखाओं पर पहले से ही सूची देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। इनमें विभिन्न प्रमुख संप्रदायों और बलों द्वारा भेजे गए जासूस भी शामिल थे। जब आखिरकार सूची प्रकाशित हुई तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि उस पर एक बेहद अपरिचित नाम दिखाई दिया। कांगझोउ के लू किंग। ये कौन है? मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। प्रारंभिक आंतरिक अंग स्तर की साधना के साथ ही 29वें स्थान पर होना कई मार्शल ग्रैंडमास्टर्स से आगे। आंतरिक अंगों के क्षेत्र में 17 वर्षीय मार्शल आर्टिस्ट। वह कांगझोउ संप्रदाय का कौन सा प्रमुख शिष्य है? सूची में लू किंग का नाम देखकर लगभग सभी लोग मोहित हो गए थे। सूची में प्रदर्शित जानकारी अत्यंत आश्चर्यजनक थी। प्रारंभिक आंतरिक अंग क्षेत्र में एक 17 वर्षीय मार्शल आर्टिस्ट जो हिडन ड्रैगन सूची में पहली बार दिखाई देता है और कई मार्शल ग्रैंडमास्टर्स से आगे 29वें स्थान पर है। अगर ये तथ्य किसी अन्य मार्शल आर्टिस्ट के बारे में होते तो इनमें से कोई भी तथ्य अपने आप में आश्चर्यजनक होता। अब ये सारी बातें एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो गईं, जिससे लोगों को सचमुच गहरा सदमा लगा। कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया कि क्या तियानजी टावर ने कोई गलती की थी, लेकिन तियानजी टावर ने तुरंत ही इन शंकाओं का जवाब दिया। रैंकिंग सही थी और जानकारी सटीक थी। त्रुटियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तियानजी टावर की विश्वसनीयता अत्यधिक भरोसेमंद थी। चूंकि उन्होंने कहा कि कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए ये सच ही होगा। इसलिए तियानजी टावर की प्रतिक्रिया के बाद दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्टों में सचमुच आक्रोश फैल गया। क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद था? एक 17 वर्षीय किशोर का नाम हिडन ड्रैगन लिस्ट में शामिल हो गया है। किस संप्रदाय ने ऐसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति का पालन पोषण किया? अनेक संप्रदाय और ताकतें इस मामले में गहरी दिलचस्पी रखती थीं। तियानजी टावर से और अधिक जानकारी प्राप्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तियानजी टावर 1000 वर्षों से अधिक समय से हिडन ड्रैगन लिस्ट प्रकाशित कर रहा था। कुछ बुनियादी जानकारी के अलावा उन्होंने सूची में शामिल लोगों के बारे में कभी भी अधिक विवरण प्रकट नहीं किया। अगर किसी को ये जानना था कि यह लू किंग वास्तव में कौन था, तो उन्हें खुद ही इसकी जांच करनी होगी। जल्द ही अनगिनत सेनाएं सच्चाई का पता लगाने के लिए कांगझोउ में लोगों को भेजने लगीं। बेशक सभी ताकतें लू किंग के बारे में पूरी तरह से अनजान नहीं थीं। जिझोउ में किंगयुन तलवार संप्रदाय। एक छोटी सी इमारत में कई बुजुर्ग एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके सामने मेज पर हिडन ड्रैगन लिस्ट की एक प्रति रखी थी। लू किंग, कांगझोउ। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों में से एक ने सूची में लिखे नाम को देखा और गहरी सोच में डूब गया। फिर उन्होंने पूछा, कुछ दिन पहले जब मिंग जियान और अन्य लोग प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे तो उन्होंने कांगझोउ में लू किंग नाम के एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने की सूचना दी थी? जी हाँ, छोटे बालों वाले एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने कहा था कि उस युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति में असाधारण मार्शल कला प्रतिभा थी और यह अफवाह थी कि उसने पूर्ण टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र की साधना वाले एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को हराया था। उन्होंने उसे 7 किल टावर के एक शीर्ष हत्यारे तियानगु को केवल अपने मुक्कों से कुछ ही पलों में पकड़ते हुए भी देखा था। ये बात अविश्वसनीय लग रही थी। जब मुझे पहली बार पत्र मिला तो मुझे लगा कि मिंग जियान और अन्य लोग अफवाहों के झांसे में आ गए हैं और मुझे बहुत गुस्सा आया।
लेकिन पत्र वापस लाने वाले शिष्य से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि यह अफवाह नहीं बल्कि वास्तव में सच था। संयोगवश परसों ही 7 किल टावर ने लू किंग नाम के किसी व्यक्ति के लिए 7 किल ऑर्डर जारी किया था। इससे पुष्टि होती है कि मिंग जियान का विवरण सटीक था। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। एक ही नाम के और सभी कैंगझोउ में रहने वाले, सभी युवा प्रतिभाशाली, ऐसे संयोग असंभव थे। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि हिडन ड्रैगन लिस्ट में उल्लिखित लू किंग वही व्यक्ति था जिसका उल्लेख उनके शिष्यों ने किया था। हालांकि इस एहसास ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। आंतरिक अंगों के क्षेत्र में 17 वर्षीय एक युवक पुनर्तः टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र की साधना के साथ एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को हरा देता है। वास्तव में दुनिया में ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तियांजी टावर ने उन्हें हिडन ड्रैगन लिस्ट में शामिल किया है। अगर इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति इसके योग्य नहीं है तो दुनिया में कुछ ही लोग योग्य हैं। ऐसी युवा प्रतिभा को कौन सी शक्ति पोषित कर सकती थी? मिंग जियान के अनुसार लू किंग का ये गुरु बहुत रहस्यमय है। उसे केवल एक रहस्यमय पूर्व दिव्य विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्हें वेई निवास पर उसे देखने का मौका नहीं मिला। छोटे बालों वाले बुजुर्ग ने आगे कहा, एक रहस्यमय पूर्व स्वर्गीय गुरु, वह कौन हो सकता है? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सोचा, यह अफसोस की बात है कि मिंग जियान और अन्य लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, अन्यथा हम और अधिक जानकारी मांग सकते थे। पत्रों के माध्यम से केवल सीमित बातें ही व्यक्त की जा सकती हैं। कई विवरणों का पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है। इससे उनके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। चूंकि इस लू किंग का पहले से ही एक गुरु है, इसलिए उसे नाराज करने से बचने के लिए आगे पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कुछ सोच विचार के बाद फैसला किया। ये देखते हुए कि लू किंग का एक पूर्व दिव्य गुरु था, ये स्पष्ट था कि उसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त था। अगर वे बहुत ज्यादा पूछताछ करते और किसी को नाराज कर देते तो वे बेवजह एक दुश्मन बना सकते थे, जो कि उचित नहीं होगा। इसलिए संक्षिप्त चर्चा के बाद सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने इस मामले को एक तरफ रख दिया। मैंने आज आपको यहाँ केवल हिडन ड्रैगन लिस्ट के लिए ही नहीं बुलाया है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात के लिए बुलाया है। 10,000 साल का बदलाव। ये शब्द सुनते ही बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीरता आ गई। कुलपति, क्या 10,000 साल का बदलाव सचमुच आ रहा है? एक दुबले पतले बुजुर्ग ने जल्दबाजी में पूछा। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न संप्रदायों की गतिविधियों को देखते हुए यह अपरिहार्य प्रतीत होता है। यह मामला हमारे तलवार संप्रदाय के भविष्य के गौरव से संबंधित है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि 10,000 साल के बदलाव से क्या तात्पर्य है। हमें इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? एक अन्य बुजुर्ग ने पूछा। केवल 4 महान गुप्त स्थल, साथ ही तियांजी टावर और 7 किल टावर जैसे हजारों वर्षों से अस्तित्व में रहे प्राचीन संप्रदाय ही इसके विवरण जानते होंगे। दुर्भाग्य से हमारे तलवार संप्रदाय में ऐसी गहरी विरासत का अभाव है। भले ही हमें कारण पता न हो, हम निष्क्रिय होकर इंतजार नहीं कर सकते। हमें कार्रवाई करनी होगी, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हताशा भरे लहजे में कहा। अन्य बुजुर्ग चुप हो गए, ये जानते हुए भी कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन उसके कारण का पता न होना वाकई निराशाजनक है। अचानक एक बुजुर्ग ने कहा, क्यों न हम अपने कनिष्ठ चाचा से सलाह लें? उनके पास व्यापक अनुभव है और शायद उन्हें कुछ रहस्य पता हो। ये शब्द सुनते ही सभी बुजुर्गों के चेहरे के भाव बदल गए। वे अस्वाभाविक हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस व्यक्ति का जिक्र होते ही किसी खास व्यक्ति की याद आ गई, जिससे वे सभी असहज हो गए। लेकिन वे जानते थे कि उनसे परामर्श करना वास्तव में एक समाधान हो सकता है। आखिरकार उस व्यक्ति ने अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए संस्थापक पूर्वजों की कब्रें खोद डाली थीं। हालांकि अपने छोटे चाचा के स्वभाव को देखते हुए वे हिचकिचा रहे थे। क्या वह वाकई मदद करने को तैयार होगा, जबकि उसके मन में उस संप्रदाय के प्रति गहरी दुश्मनी है? कुछ देर बाद सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मैं जाता हूँ। छोटे चाचा उस समय मुझे बहुत पसंद करते थे। शायद पुराने स्नेह के कारण वे कुछ जानकारी साझा करेंगे। आखिर वे भी यहीं पले बड़े हैं। 15 मिनट बाद सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग व्यक्ति बांस की टोकरी लिए हुए तलवार संप्रदाय के पीछे एक चट्टान पर प्रकट हुआ। चट्टान के किनारे पर एक छोटी अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार था, जिसकी गहराई अज्ञात थी। ये स्थान संप्रदाय के भीतर वर्जित था और केवल संप्रदाय के नेता और कुछ वरिष्ठ विद्वानों को ही इसके पास जाने की अनुमति थी। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर झुककर अंदर प्रवेश किया। कुछ कदम अंदर चलने के बाद रास्ता चौड़ा हो गया, जिससे वह सीधे खड़े होकर चल सका। उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को जल्द ही पानी की आवाज सुनाई दी। एक मोड़ मुड़ते ही वह खुद को एक विशाल गुफा में पाया। ऊपर से छनकर आती रोशनी से गुफा हल्की हल्की चमक रही थी। गुफा के अंदर एक छोटा सा तालाब था, जिसमें ऊपर से पानी बहकर आता था। आसपास के नज़ारों को नजरअंदाज करते हुए सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग व्यक्ति सीधे तालाब के किनारे गुफा की दीवार की ओर चल पड़ा। उन्होंने आदरपूर्वक झुककर कहा, नमस्कार छोटे चाचा। पानी की आवाज के अलावा गुफा में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद एक कर्कश आवाज सुनाई दी, ओह, ये तो हमारे संप्रदाय के नेता हैं। आप अपने तलवार संप्रदाय को लावारिस छोड़कर इस बूढ़े व्यक्ति से मिलने क्यों आए हैं? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक दिखाई दी। यह मेरी गलती है छोटे चाचा, मैं संप्रदाय के मामलों को संभालने में व्यस्त था और आपके पास आने का समय नहीं मिला। मुलाकात, ये तो कहने का अच्छा तरीका है,
आवाज ने ताना मारा। क्या तुमने ही मुझे जहर देकर यहाँ कैद नहीं किया था? सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने दृढ़ता से कहा। छोटे चाचा, हालांकि मैंने उस समय आपके साथ अन्याय किया था, लेकिन मुझे अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं है। उस समय तुमने जो तबाही मचाई थी वह बहुत बड़ी थी। अगर हमने दूसरे पक्ष को स्पष्टीकरण नहीं दिया होता तो पूरा तलवार संप्रदाय नष्ट हो जाता। संप्रदाय के नेता के रूप में मुझे संप्रदाय को प्राथमिकता देनी पड़ी, भले ही इसका मतलब तुम्हें ठेस पहुंचाना ही क्यों न हो। तो तुमने मेरा फायदा उठाया। विश्वास ने मुझे जहर दिया, मेरी साधना को नष्ट किया और मुझे इस अंधेरी जगह में कैद कर दिया। आवाज ने भावहीनता से कहा। छोटे चाचा की साधना बहुत गहरी थी, सीधे मुकाबले में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जहर देना ही एकमात्र विकल्प था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। आप मुझे चाहे डांट सकते हैं, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने दृढ़ता से कहा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद आवाज ने आह भरी। बस करो, बस करो। पुरानी बातों को क्यों कुरेदना? मैं अब बस एक अपाहिज हूँ। बोलो, तुम यहाँ क्यों हो? आप हमेशा की तरह बहुत समझदार हैं, छोटे चाचा। ये तो आसानी से समझा जा सकता है। मुझे कैद करने के बाद से तुम अपराध बोध के कारण मुझसे बचते रहे हो। अगर तुम अभी यहाँ हो तो जरूर किसी महत्वपूर्ण काम से आए होगे। हम सचमुच आपसे सामना करने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। बकवास बंद करो। क्या बात है? आवाज ने अधीरता से पूछा। बात कुछ इस तरह है, छोटे चाचा। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। हाल के वर्षों में पूरे देश में अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर घटित हो रही हैं। प्रमुख संप्रदाय असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी साजिश रच रहे हैं। हमने जांच के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हमें संयोगवश ही पता चला कि तियानजी टावर ने एक महान परिवर्तन, 10,000 साल के बदलाव की घोषणा की है। दुनिया बदल जाएगी, विवाद उत्पन्न होंगे और अराजकता फैल जाएगी, लेकिन हम ये पता नहीं लगा सके कि इस बड़े बदलाव में क्या शामिल है या इससे क्या परिणाम निकलेंगे। छोटे चाचा जी, आपके विशाल ज्ञान को देखते हुए क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तुमने क्या कहा? 10,000 साल का बदलाव आ रहा है? उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह सुनकर आवाज तुरंत उत्तेजित हो गई। जंजीरों के खड़कने की आवाज गूंजी और अचानक एक आकृति गुफा की दीवार से उठ बैठी। वह व्यक्ति शुरू से ही वहीं लेटा हुआ था, अंधेरी गुफा की दीवार में घुल मिल गया था। श्याओ जियानवेन, क्या तुम सच कह रहे हो? 10,000 साल का बदलाव आने वाला है। वह व्यक्ति इतना उत्तेजित था कि उसका शरीर कांपने लगा, जिससे जंजीरें फिर से खड़खड़ाने लगीं। इस व्यक्ति को गुफा की दीवार से जुड़ी कई मोटी लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। यह मैंने तियानजी टावर से सीखा है। ये सटीक होना चाहिए। हा, आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैंने इसके लिए 200 साल से भी ज्यादा इंतजार किया है। स्वर्ग ने अभी तक मुझे हराया नहीं है। वह आकृति उन्मादी ढंग से हंस रही थी, मानो वह लगभग पागल हो गई हो। छोटे चाचा, आपको कुछ तो पता है ना? ये देखकर सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग अत्यंत प्रसन्न हुआ। बेशक, मुझे पता है। भला मुझे कैसे पता नहीं होगा? अगर यह राज न होता तो मैं आज इस हालत में न होता। उस आकृति की आवाज अभी भी उन्मादपूर्ण थी। छोटे चाचा जी, चूंकि आप कारण जानते हैं, कृपया हमें बताएं। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने विनती की। तुम जानना चाहते हो कि 10,000 साल का बदलाव क्या होता है? उस आकृति ने पूछा। कृपया छोटे चाचा हमें समझाइए। तो चलिए सौदा कर लेते हैं। बिखरे हुए बालों के नीचे उस आकृति के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दे रही थी। अध्याय 179। क्या सौदा? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के दिल में थोड़ी सी सावधानी जाग उठी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novellaire.net वेबसाइट खोजें। इस छोटे चाचा का स्वभाव हमेशा से ही अनिश्चित था। कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाता था कि वह क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनके तरीके हमेशा से ही विचित्र और क्रूर रहे थे। पुराने समय में वह अपने निर्मम तरीकों के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्होंने अपना काफी नाम कमाया था। अब भी, हालांकि वह अपंग था, बूढ़ा आदमी उससे डरता था। क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि सहस्राब्दी की उथल पुथल क्या है? बस मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मुझे खेद है कि यह संभव नहीं है, छोटे चाचा, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ कठिनाई से कहा। उस समय तुमने जो मुसीबत खड़ी की थी वह बहुत बड़ी थी। उस व्यक्ति का इरादा तुम्हें खत्म करने का था। हम में से कई लोगों के तुम्हारे लिए गुहार लगाने के बाद ही तुम्हें बख्शा गया, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी हर 3 साल में लोगों को ये जांचने के लिए भेजता है कि आप अभी भी जेल में हैं या नहीं। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो स्वॉर्ड पवेलियन इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। इसमें क्या मुश्किल है? बस मेरी मौत का ऐलान कर दो, कुछ सबूत गढ़ लो और उन्हें बेवकूफ बना दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक संप्रदाय के नेता होने के नाते तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकते? उस आकृति ने कहा। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी चुप हो गया। 10 से अधिक सांसें लेने के बाद उसने कहा, छोटे चाचा, अब आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? अपने शेष वर्ष शांतिपूर्वक संप्रदाय के भीतर क्यों नहीं बिताते? यदि आपको ये स्थान असुविधाजनक लगता है तो मैं आपके लिए अधिक आरामदायक निवास की व्यवस्था कर सकता हूँ। समय बर्बाद करना बंद करो। मैं दशकों से यहाँ कैद रहकर तंग आ चुका हूँ। बस मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझे रिहा करोगे या नहीं? उस आकृति ने अधीरता से कहा। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी फिर चुप हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। ये देखकर उस आकृति ने आगे कहा, श्याओ जियानवेन, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से संप्रदाय के प्रति वफादार रहे हो,
मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, ये सहस्राब्दी उथल पुथल हमारे तलवार मंडप के अस्तित्व के लिए एक बड़ा बदलाव है। अगर हम तैयार नहीं हुए तो झोंगझों में अपनी मौजूदा स्थिति बनाए रखना हमारी सबसे छोटी चिंता होगी। हम पर अत्याचार हो सकता है या हमें अपने राज्य में मिला लिया जा सकता है। गंभीर परिस्थितियों में हमारा पूर्ण विनाश भी हो सकता है और हमारी विरासत मिट जाएगी। छोटे चाचा, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी कांप उठा। मैं तुम्हारे ग्रैंडमास्टर के नाम की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिवंगत स्वामी से सुना था कि छोटा चाचा हमेशा विद्रोही स्वभाव का था, किसी से नहीं डरता था और किसी का सम्मान नहीं करता था। लेकिन वह उस ग्रैंडमास्टर के प्रति बहुत सम्मान रखता था जिसने उसे युद्ध से बचाया और उसका पालन पोषण किया। अब जब उन्होंने ग्रैंडमास्टर का नाम भी ले लिया है तो उनकी कही बात शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उस आंकड़े ने उसे आगे सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसे खुद ही इस बारे में सोचने का मौका दिया। गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, केवल बहते पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा अचानक दृढ़ हो गया, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने पूछा, छोटे चाचा, आपके जाने के बाद आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं क्या करूं? मैं अब बस एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरे पास जीने के लिए कुछ ही साल बचे हैं। मरने से पहले मैं बस बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं दशकों से इस गुफा में बंद हूँ और मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है। छोटे चाचा की आवाज में उदासी सुनकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के दिल में अपराध बोध की लहर दौड़ गई। छोटे चाचा की बर्बादी उन्हीं के कर्मों का परिणाम थी, लेकिन उस समय उसने स्वयं छोटे चाचा को यहाँ कैद किया था। उसे इस हालत में देखकर उसे भी बुरा लगा, और छोटे चाचा सही थे। अब उनका जीवन समाप्त होने वाला था और वे अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके थे। अगर वे मर भी जाते तो भी वे कोई और उपद्रव नहीं कर सकते थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अंततः अपना मन बना लिया। छोटे चाचा, मैं आपको बाहर जाने दे सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे कुछ बातों का वादा करना होगा। बिल्कुल। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को अंततः सहमत होते देख वह आकृति रोमांचित हो गई। अंधेरे में छिपा हुआ उसके चेहरे पर एक अजीब और भयावह मुस्कान दिखाई दी। दूर झोंगझों में क्या हो रहा था, इस बारे में लू किन को स्वाभाविक रूप से कुछ भी पता नहीं था। इस समय वह नदी किनारे आराम से मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ने का वह स्थान दुर्लभ मछलियों को पकड़ने के लिए विशेष था। उसके बगल में जियाओली उत्सुकता से झांकी को देख रही थी। काउंटी में रहने के दौरान जियाओली का जीवन अच्छा चल रहा था और वह हर दिन बहुत सारी ताजी मछली खाती थी, लेकिन उसके बाद से वह कोई भी दुर्लभ मछली नहीं खा पाया था, इसलिए उसे उनकी बहुत याद आई। चिंता मत करो शियाओली, हमने यहाँ काफी समय से मछली नहीं पकड़ी है। दुर्लभ मछलियाँ अब तक फिर से इकट्ठा हो गई होंगी। लू किंग ने शियाओली के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। शियाओली ने लू किंग के हाथ को सहलाया और झांकी को देखती रही। लू किंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह उस नन्हे बच्चे को निराश नहीं कर सकता था जो इतना उत्सुक था, शायद इसलिए कि उन्होंने कुछ समय से यहाँ मछली पकड़ना बंद कर दिया था, इसलिए दुर्लभ मछलियों की संख्या वास्तव में बढ़ गई थी। कुछ ही देर में लू किंग को खुबानी के रस से सजे कांटे पर हल्का सा झटका महसूस हुआ। फिर फ्लोट तेजी से नीचे डूब गया और मछली पकड़ने वाली छड़ी से एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। हालांकि लू किंग की वर्तमान ताकत को देखते हुए इस तरह के घात लगाकर किए गए हमले का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मेरा मछली पकड़ने का कांटा 1000 बार परिष्कृत किए गए लोहे से नया बनाया गया है। अगर तुम इसे खींचकर निकाल सको तो मैं मान लूंगा कि तुम में कौशल है। हाँ, लौटने के बाद से लू किंग ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को अपग्रेड कर लिया था। मछली पकड़ने की डोरी अभी भी बर्फीले रेशम के कीड़े के रेशम से बनी थी, जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। इतने समय बाद भी इसमें टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा था। उन्होंने बैकअप के लिए काउंटी में अन्य लाइनों की भी तलाश की थी, लेकिन उन्हें बर्फीले रेशम के कीड़े के रेशम जैसा अच्छा रेशम कहीं नहीं मिला, इसलिए उन्होंने इसे नहीं बदला। उसने हुक को अपग्रेड किया। इससे पहले लू किंग ने मागो से काउंटी में कुछ बढ़िया लोहे के हुक मंगवाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वे पर्याप्त नहीं हैं। मछली पकड़ने के शौकीन के तौर पर चाहे उपकरण कितने भी अच्छे क्यों न हों, हमेशा यह महसूस होता है कि उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। संयोगवश लू किंग ने पिछले कुछ दिन हार्टफोर्ड वर्कशॉप में बिताए थे, इसलिए उसने 1000 परिष्कृत हुकों का एक बैच तैयार किया। लू किंग को अभी भी उस समय गुरु लिन और उनके शिष्यों के चेहरों पर आए अवर्णनीय भाव याद थे जब उन्होंने हुक देखे थे। शायद इन कारीगरों की नज़र में मछली पकड़ने के कांटे बनाने के लिए 1000 बार परिष्कृत लोहे का उपयोग करना एक तरह की बर्बादी थी, लेकिन उनके प्रति सम्मान के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1000 गुना परिष्कृत हुकों से बदलने के बाद लू किंग की मछली पकड़ने वाली छड़ी का स्तर बढ़ गया। उसकी क्षमताओं का पता चलने पर इसने एक हल्की सुनहरी रोशनी भी उत्सर्जित की, जो इसे पूरी तरह से एक खजाना बनाती है। ऐसी जादुई छड़ी होने के कारण लू किंग को नीचे मौजूद दुर्लभ मछलियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आशा के अनुसार मछली की जबरदस्त ताकत के बावजूद वह अब लू किंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में एक खूबसूरत आकृति हवा में ऊपर उठ गई। अध्याय 180। क्या ये सचमुच रेड मून काप है? मछली के कांटे पर बनी खूबसूरत लाल आकृति को देखकर लू किंग कुछ आश्चर्यचकित रह गई। ये पहली बार सामने आया कि उसने एक अजीब तरह की मछली पकड़ी थी जिसका नाम रेड मून काप था।
इसके अलावा इसका आकार उसके द्वारा पकड़ी गई पहली मछली से काफी बड़ा था, कम से कम 3 या 4 पाउंड अधिक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि यह अजीब मछली पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आखिर यह इतनी बड़ी निकली। भौंक भौंक भौंक। लाल रंग की मूनकाप मछली को हवा में तैरते देख शियाओ ली रोमांचित हो गई। किनारे पर इधर उधर टहलते हुए, अपनी पूंछ को उत्सुकता से हिलाते हुए, वह स्पष्ट रूप से अधीर था। अगर उसे पानी से नफरत न होती तो लू किंग को शक था कि वह छोटा जीव बहुत पहले ही पानी में कूद गया होता। चिंता मत करो, मैं इसे अभी तुम्हारे लिए उतार दूंगा। शियाओ ली को शांत करने के बाद लू किंग ने मछली को उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। वूश। मछली के जमीन पर गिरने के तुरंत बाद ही शियाओ ली ने उसे झट से उठा लिया और पास की घास की ओर दौड़कर उसे खा गई। खाना खाते समय वह अपने कान फड़फड़ा रहा था और बेहद संतुष्ट दिख रहा था। उस नन्हे बच्चे को इतनी खुशी से खाते देख लू किंग ने अपना सिर हिलाया और मछली पकड़ना जारी रखा। दरअसल वह रेड मून काप का स्वाद चखने के लिए भी उत्सुक था, क्योंकि ये दुनिया के 10 सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक था। शीर्ष 10 स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक गोल्डन लोच का स्वाद चखने के बाद उन्हें अभी भी उसका स्वाद स्पष्ट रूप से याद था। हालांकि लू किंग जानती थी कि शियाओ ली के मुंह से खाना छीनना असंभव था। अगर उसने सचमुच ऐसा किया होता तो वह छोटा बच्चा दिन भर दया भरी नजरों से उसे देखता रहता। इसलिए उसने मछली पकड़ना जारी रखने और ये देखने का फैसला किया कि क्या वह एक और मछली पकड़ सकता है। शायद इसने लू किंग की उम्मीदों को भांप लिया था। शियाओ ली ने अभी आधी मछली ही खाई थी कि तभी एक और मछली कांटे में फंस गई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अजीबोगरीब मछलियां इसलिए इकट्ठा हो गई हैं क्योंकि मैंने आधे महीने से मछली नहीं पकड़ी है? मछली पकड़ने वाली छड़ी से मिलने वाली ताकत को महसूस करते हुए लू किंग सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। ये खिंचाव बल केवल किसी विचित्र मछली से ही आ सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे लगा कि यह शक्ति बहुत परिचित है। कुछ देर बाद मछली को ऊपर खींचते हुए लू किंग और भी ज्यादा हैरान हो गई। यह वाकई एक और रेड मून काप है। क्या वहां नीचे रेड मून काप का झुंड हो सकता है? हुक पर लगी थोड़ी छोटी रेड मून काप को देखकर लू किंग कल्पनाओं में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने झटपट मछली को निकालकर बाल्टी में डाल दिया, फिर कांटे पर 2 ब्लड एप्रिकॉट का चारा लगाया और दोबारा पानी में फेंका। फिर 15 मिनट बाद वह तैरता हुआ पात्र दोबारा डूब गया। क्या सचमुच रेड मून काप मछलियों का झुंड होता है? तीसरी रेड मून काप मछली को पकड़ते देख लू किंग आश्चर्यचकित और थोड़ा असहज भी हो गया। अगर उसने आधे महीने तक मछली पकड़ने का काम भी नहीं किया होता तब भी एक साथ इतनी सारी अजीबोगरीब मछलियां नहीं मिलनी चाहिए थीं। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। लू किंग को लगा कि इस मामले की गहन जांच के लिए कुछ समय निकालना आवश्यक हो सकता है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवेलफायर नेटी वेबसाइट खोजें। हालांकि वह असमंजस में था, फिर भी उसने मछली पकड़ना जारी रखा क्योंकि यह एक दुर्लभ अवसर था। अंत में 2 और रेड मून काप पकड़ने के बाद फ्लोट आखिरकार रुक गया। ये स्पष्ट नहीं था कि नीचे दिख रही रेड मून काप मछली पकड़ी गई थी या लगातार पकड़ी जा रही मछलियों ने बाकी मछलियों को डराकर भगा दिया था। लेकिन लू किंग पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। इस मछली पकड़ने की यात्रा के परिणामस्वरूप 5 रेड मून काप पकड़ी गईं। शियाओ ली द्वारा खाए गए एक के अलावा अभी भी 4 बचे थे, जो उसके, शियाओ यान और उसके गुरु के चखने के लिए पर्याप्त थे। शियाओ ली, तुमने सबसे बड़ा वाला खा लिया है। अब तुम्हारा पेट भर गया है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 और दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें आज रात तक इंतजार करना होगा। शियाओ ली के लालची चेहरे को फिर से देखकर लू किंग ने झट से कहा। ये सुनकर जियाओ ली थोड़ी निराश हो गई, लेकिन उसने अपने छोटे से पेट पर हाथ फेरा। अब उसे थोड़ा भरा हुआ महसूस हो रहा था और उसने फैसला किया कि शाम तक इंतजार करना भी ठीक रहेगा। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि यह शाम को एक साथ 2 खा सकता था। इस विचार के साथ ही वह अचानक फिर से खुश हो गया। उत्साह से भरे हुए एक आदमी और एक जानवर घर की ओर चल पड़े। जहाँ तक शियाओ यान की बात है, छोटी बच्ची अब तक कई अक्षर सीख चुकी थी और उसकी पढ़ाई अधिक कठिन हो गई थी। हर सुबह उसे बूढ़े डॉक्टर चेन से सबक सीखने के लिए हाफवे हाउस जाना पड़ता था। इसलिए अगर लू किंग सुबह मछली पकड़ने जाती थी तो शियाओ यान उसके साथ नहीं जा सकती थी। लू किंग के कंधे पर खड़ी शियाओ ली की पूंछ आराम से हिल रही थी। हालांकि जब वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उसके कान फड़फड़ाए और उसने अचानक अपने पंजे से लू किंग के बाल खींच लिए। क्या हुआ शियाओ ली? लू किंग ने पूछा। उस नन्हे प्राणी ने कुछ इशारे किए और लू किंग थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। कुछ नहीं, पहले घर चलते हैं। तेज कदमों से घर लौटकर लू किंग ने सारा सामान नीचे रखा और फिर शियाओ ली की ओर देखा। शियाओ ली, तुमने कहा था कि तुम्हें आसपास एक मजबूत अपरिचित आभा महसूस हुई जो हमारे गांव की नहीं थी और काफी शक्तिशाली थी। जियो ली ने सिर हिलाया। लू किंग का चेहरा गंभीर हो गया। जब से उसे शियाओ ली की विशेष संवेदन क्षमता का पता चला था, तब से उसने उस क्षमता का उपयोग सभी ग्रामीणों की आभाओं को याद रखने के लिए किया था। इस तरह अगर कोई अजनबी पास आता है तो यह उसे तुरंत पहचान सकता है। अब एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट आसपास ही मंडरा रहा था जो संदिग्ध लग रहा था। सबसे पहले उसके दिमाग में 7 किल टावर के हत्यारों का ख्याल आया। सच कहूं तो 7 किल टावर द्वारा उसके खिलाफ हत्या का आदेश जारी किए जाने की जानकारी मिलने के बाद से लू किंग बहुत नाराज था। सार्वजनिक रूप से हत्या के लक्ष्य के रूप में घोषित किया जाना और यह कहा जाना कि उसे सम्मानित महसूस करना चाहिए ने 7 किल टावर के प्रति उसकी घृणा को चरम पर पहुंचा दिया था। उम्मीद है यह वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ।
वरना लू किंग के चेहरे पर एक ठंडी चमक दिखाई दी। श्याओ ली, चलो इस बदमाश से मिलते हैं। श्याओ ली की संवेदन क्षमता के अनुसार वह व्यक्ति गांव के उत्तर में एक छोटी पहाड़ी पर घात लगाकर बैठा था और गांव की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। श्याओ ली के निर्देशों का पालन करते हुए लू किंग घर के पीछे से बांस के जंगल में चढ़ गया। नजर से बचने के लिए चारों ओर चक्कर लगाया और फिर तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा। अपनी आत्मा की शक्ति और अपने द्वारा संघनित आत्मा प्रतीक के ढांचे के बल पर यदि लू किंग वास्तव में अपनी आभा को छिपा लेता तो एक साधारण पूर्व दिव्य शक्तिशाली व्यक्ति भी उसके मुखौटे को नहीं पहचान पाता। एक बहुमूल्य कलाकृति का मालिक होने के साथ साथ उसने अपना रूप भी अच्छी तरह से छिपा रखा था। जहां तक जियाओ ली की बात है, अपनी जन्मजात छुपने की क्षमता के कारण वह और भी अधिक छिपा हुआ था। इसलिए गांव के पास मंडरा रहा रहस्यमय व्यक्ति लू किंग और शियाओ ली के आने से अनजान एक बड़े पेड़ में आत्मविश्वास से छिपा रहा और चुपचाप नीचे ज्यूली गांव का अवलोकन करता रहा। उसे अपनी छुपकर काम करने की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। जब तक वह खुद को प्रकट नहीं करता तब तक कोई भी उसे खोज नहीं सकता था। उसने एक बार एक विशेष काउंटी के राजकुमार की हत्या कर दी थी और राजकुमार के अंगरक्षक, जो एक मार्शल ग्रैंडमास्टर था, की नजर में आए बिना पूरे दिन और रात राजकुमार के बिस्तर के नीचे छिपा रहा था। अंततः उसे मौका मिल गया। उसने राजकुमार की हत्या कर दी और पीछा करने वालों से बच निकला और सफलतापूर्वक भाग निकला। यहाँ तक कि एक मार्शल ग्रैंडमास्टर भी उसका पता नहीं लगा सका। उस युवक लू किंग की तो बात ही छोड़िए। हिडन ड्रैगन लिस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार वह आंतरिक अंगों के क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही था। हालांकि यह आश्चर्यजनक था कि आंतरिक अंगों के दायरे का कोई व्यक्ति हिडन ड्रैगन सूची में जगह बना सकता है, लेकिन सभी जानते थे कि हिडन ड्रैगन सूची में रैंकिंग भविष्य में प्रीसेलेस्टियल दायरे में प्रवेश करने की संभावना को दर्शाती है, न कि वर्तमान युद्ध शक्ति को। हिडन ड्रैगन लिस्ट में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले जरूरी नहीं कि निचले स्थान पर रहने वालों को हरा दें। इस युवक ने अपनी अद्वितीय साधना प्रतिभा के कारण हिडन ड्रैगन लिस्ट में जगह बनाई। आखिरकार 17 साल की उम्र में आंतरिक अंगों के क्षेत्र में पहुंचना वाकई भयावह था। लेकिन प्रतिभा तो सिर्फ प्रतिभा होती है, ताकत नहीं। आंतरिक अंगों के क्षेत्र में मौजूद 17 वर्षीय छात्र अद्भुत था, जिसमें असीमित क्षमता थी। लेकिन जब तक वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो गया था, तब तक वह एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसमें मार्शल ग्रैंडमास्टर से भी अधिक मजबूत अंतर्ज्ञान नहीं हो सकता था और वह उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता था। जब वह रहस्यमय व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ था, तभी अचानक उसे नीचे से एक आवाज सुनाई दी। मेरे दोस्त, क्या तुम खुद नीचे आओगे या मुझे तुम्हें खुद नीचे खींचना पड़ेगा?